वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित टाइप के प्रश्नों के बारे में, अर्थात अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है चूँकि ये प्रश्न जो हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को मैंने रखा जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रश्न जो अब की बार आ सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 2025 की परीक्षा में भी आ सकते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा राजनीति शास्त्र का। एक ही वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, और उसको कैसे लिखना है ये भी आप जानेंगे। तो आपको बीए के फोर्थ सेमेस्टर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के बारे में आपको जानना है पॉलिटिकल साइंस में। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं अब की बार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है लिखित वालों के लिए, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव वालों जितने भी पेपर ऑब्जेक्टिव के होते हैं, लगभग ऑब्जेक्टिव को लेकर के मैंने कई मॉडल पेपर दिए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव की भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो आप जा करके आसानी से उसको देख पाएंगे। प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बना दी गई है और उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, हेराक्लाइट्स का दर्शन बताएं। हेराक्लाइट्स का क्या दर्शन रहा है, क्या विचार रहा है, उन्होंने क्या दिया। हेराक्लाइट्स की अगर बात की जाए तो हेराक्लाइट्स बुद्धिवादी और व्यक्तिवादी दोनों विचारकों में से माने जाते हैं, यानी ये बुद्धिवादी विचारक भी हैं और व्यक्तिवाद पर भी फोकस करते हैं। इनके अनुसार बुद्धि जो होती है सभी मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है, यानी हेराक्लाइट्स कहते हैं कि बुद्धि जो होती है मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है, परंतु व्यवहार में इसका उपयोग गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। मतलब कि इस बुद्धि का प्रयोग जो होता है व्यवहार में, यानी कि एक प्रकार से जो उसको प्रयोग किया जाता है, यूज़, बुद्धि का यूज जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, या कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो कि बुद्धि का उपयोग उचित मात्रा में कर पाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति 10,000 व्यक्तियों के बराबर होता है, ऐसा हेराक्लाइट्स महोदय का मानना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो 10,000 व्यक्तियों के बराबर होता है, चूँकि वो बुद्धिमान है, ठीक है। सुख बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर आपको सुख मिलेगा तो आपके अंदर बुद्धि एक प्रकार से उपजेगी नहीं, मतलब कि सुख ही बुद्धि का एक प्रकार से क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, सुख की वजह से बुद्धि आपकी विकसित नहीं हो पाती है, अभाव में आपकी बुद्धि विकसित होती है, ऐसा मानना था इनका हेराक्लाइट्स का। ये कहते हैं कि सुख बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है, यह मस्तिष्क को कमज़ोर कर देता है। अगर आपको जितना सुखी होंगे उतना ही आपका दिमाग कम चलेगा, आप उतना ही कम सोच विचार पाएंगे। हेराक्लाइट्स रहस्यवादी विद्वान में शामिल हैं जो अग्नि को मूल तत्व मानते हैं और दुनिया में एकता है लेकिन यह विरोधों से बनी हुई है, ऐसा मानते हैं। युद्ध पिता और सम्राट दोनों होता है, यह कुछ लोगों को देवता बना देता है युद्ध, और कुछ लोगों को दास बना देता है, तो कुछ को स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि कुछ लोग जो हार जाते हैं वो दास बन जाते हैं, जो जीत जाते हैं वो देवता हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, चंगुल में जकड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हेराक्लाइट्स के कुछ दर्शन हैं, कुछ विचार हैं जो मैंने आपको बताए। तो अगर आपसे प्रश्न हेराक्लाइट से पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न पूछेगा, तो आप आसानी से इसको लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न भैया स्टोइक विचारधारा। स्टोइक विचारधारा से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है, अब की बार भी आ सकता है प्रश्न। स्टोइक विचारधारा में क्या लिखेंगे, तो अरस्तु के समय में सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा जो रही है वो स्टोइक विचारधारा या स्टोइकवाद ही रहा है। इसमें व्यक्तिवाद, सार्वभौमिकतावाद और सामाजिक समानतावाद तीनों विचारों का समावेश होता है। स्टोइक का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसमें कष्ट के समय महान उत्साह बना रहता है लगातार। यह विचारधारा व्यक्ति की इच्छा को वशीभूत करने के लिए कष्ट साध्य जीवन जीने की प्रेरणा देती है, यानी कि कष्ट कितना भी आएगा फिर भी उसको हंसी खुशी से झेलने का एक प्रकार से सामर्थ्य प्रदान करती है ये विचारधारा, स्टोइक विचारधारा, ठीक है। यह एक प्रकार की नैतिक विचारधारा है, मोरल थॉट है। इस विचारधारा का संस्थापक जो रहा वो जैनो रहा है। जैनो एक विद्वान है, 340 ईसा पूर्व में जन्म होता है, 260 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, जो एक विचित्र व्यक्तित्व का स्वामी व्यक्ति था। बाद में इस विचारधारा का प्रभाव रोम यानी इटली वगैरह में भी फैल गया।
शिक्षित वर्ग के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव रहा, यानी कि जो विद्वान रहे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं, वो स्टोइक विचारधारा के समर्थन में आए और स्टोइक विचारधारा का प्रभाव उन शिक्षित व्यक्तियों पर ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो ये स्टोइक विचारधारा रही है। आगे देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक एक पुस्तक है जिसको प्लेटो ने लिखा है, द रिपब्लिक पुस्तक, द लॉज पुस्तक। ठीक है, इसके अलावा और एक पुस्तक है प्लेटो की। ठीक है, तो द लॉज, द रिपब्लिक और एक और पुस्तक है, अभी मैं चर्चा कर दूंगा उसके बारे में भी। तो रिपब्लिक पुस्तक से प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। तीसरा क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक को लेकर के, रिपब्लिक के विषय में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं। तो रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम रचना है, सबसे अच्छी रचना है। इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है, यानी कि इसमें आदर्श राज्य की कल्पना और आदर्श न्याय की बात करी गई। आदर्श राजा के बारे में बताया गया कि भाई एक राजा कैसा होना चाहिए, एक गणराज्य कैसा होना चाहिए, एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, और एक न्याय की अवधारणा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए एक राज्य में, सारी बातें प्लेटो महोदय ने बताई। इसमें न्याय के साथ ही साथ समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह एक प्रकार की संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन मान सकते हैं रिपब्लिक रचना को। सेबाइन महोदय प्लेटो के रचना रिपब्लिक पर अपने विचार देते हुए कहते हैं कि यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है रिपब्लिक, और ना ही यह राजनीतिक, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें कला, शिक्षा और दर्शन सभी को स्थान दिया गया, यानी इसमें आप आर्ट भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा और जो है फिलोसॉफी भी मिलेगी, यानी कि ये एक प्रकार से सभी का समन्वित रूप है रिपब्लिक। इसके बारे में सेबाइन महोदय ने कहा। प्रोफेसर वार्कर कहते हैं कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। क्या है? संपूर्ण दर्शन। संपूर्ण दर्शन मनुष्य की जो होता है, मनुष्य का संपूर्ण दर्शन जिसमें चहुमुखी विकास होता है। तो प्लेटो की रचना जो रिपब्लिक है, ये मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। मनुष्य के हर एक पहलुओं पर चर्चा करने में सक्षम मानी जाती है रचना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये प्लेटो की रचना रिपब्लिक के बारे में कुछ बातें आपको मैंने बताई। ऑब्जेक्टिव मतलब बातें लघु उत्तरीय में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत बताएं। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसको वह उपलब्ध होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्य है, यानी जो उसको प्राप्त करने की योग्य है, यानी कि जो वो प्राप्त कर सकता है वो उसको प्राप्त होनी चाहिए। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करने से पूर्व तत्कालीन यूनान में प्रचलित सोफिस्ट विचारकों के विचारों का खंडन करते हैं, यानी कि प्लेटो से पहले वहाँ पर सोफिस्ट विचारधारा जो थी वो हावी थी, लेकिन प्लेटो के आ जाने से सोफिस्टों की विचारधारा एक प्रकार से एकदम से हल्की पड़ जाती है। और चूँकि प्लेटो ने एक प्रकार से सभी विचारधाराओं का तर्कसम्मत तरीके से खंडन किया और इस तरीके की खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, प्लेटो का एक प्रकार से जो आदर्श न्याय की कल्पना है वो सामने आती है। इसके बाद उसने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करी खंडन करने के बाद में, जब सोफिस्टों की विचारधारा खत्म होती है और तो आदर्श न्याय की कल्पना या आइडियल जजमेंट या आइडियल न्याय की कल्पना प्लेटो की हमारे समक्ष आती है। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ओ माय गॉड। चले, बड़ा झंझट होता है इसमें भी। चले, अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य का वर्णन कीजिए। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? आइडियल स्टेट की जो इन्होंने एक प्रकार से अवधारणा दी है प्लेटो ने, वो क्या कहते हैं, यानी किस तरीके का राज्य होना चाहिए, एक अच्छा राज्य, एक उचित राज्य कैसा होता है, इसके बारे में प्लेटो महोदय ने बताया है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या बताया इन्होंने। प्लेटो लिखते हैं कि राज्य का जन्म जो होता है वृक्षों से, चट्टानों से एवं लताओं से नहीं होता, यानी कि वृक्ष, चट्टान और जो लता, लता माने होती बंवर वगैरह, बंवर मतलब समझ रहे हैं जैसे जड़ वगैरह होती है, वृक्षों से जो डालियों से, तने से निकलती नीचे गिरती, बरगद के पेड़ में आपको लताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये प्लेटो कहते हैं कि वृक्षों, चट्टानों और लताओं से राज्य की उत्पत्ति नहीं होती है, उनमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से राज्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो उसमें रह रहे व्यक्ति हैं उनसे राज्य बनता है। इसीलिए जो उनमें रह रहे हैं, अगर उनके विचारधारा में नैतिकता होगी, वो अच्छे तरीके से सोचेंगे, वो न्याय की बात करेंगे, वो आइडियल बनेंगे, तभी राज्य आइडियल होगा। ठीक है, राज्य का आधार दार्शनिक होना चाहिए जब तक
एक राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। यानी एक राजा को पढ़ा लिखा एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण का होना चाहिए। एक राजा जब तक दार्शनिक नहीं होगा तब तक उसमें रह रही प्रजा एक प्रकार से नहीं पढ़ेगी। यानी कि जब राजा ही अनपढ़ होगा, गंवार होगा, तो वहाँ की जनता भी नहीं पढ़ेगी, क्योंकि कहेगा कि भाई रजवा तो खुद ही नहीं पढ़ा है तो हमको क्यों पढ़ने के लिए बोलेगा। और जिस देश की जनता पढ़ी लिखी होगी, जिस राज्य की, वो राजा एक प्रकार से पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेगा और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो ये प्लेटो कहते हैं कि भाई राजा का सबसे पहली बात, किसी राज्य को आइडियल बनाने के लिए आदर्श राज्य की कल्पना में सबसे पहली बात इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना के पहले इन्होंने क्या कहा कि एक आदर्श राजा की एक प्रकार से कल्पना करी। यानी कि एक आइडियल राजा हो जो कि पढ़ा लिखा हो, जो दार्शनिक हो, दार्शनिक राजा की कल्पना करी। यानी ऐसा राजा जो कि एक प्रकार से जैसे जनता जो देखती है, जैसे मान लेते हैं मैंने इस रिमोट को देखा, अब ये रिमोट को देखने के बाद में मेरे को ये फील आया कि भाई ये रिमोट है, बस इससे टीवी चलती है, ठीक है, तो ये सामान्य होगा। सभी लोग यही देखेंगे तो इस रिमोट से कहेंगे कि भाई ये इससे क्या होता है, इससे टीवी चलती है। लेकिन इसी रिमोट से मान लेते हैं अभी राजा देखे इस रिमोट से तो मैं एक प्रकार से कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया की हर एक चीज़ कर सकता हूँ। तो जब आप इसको अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तभी आप राजा कहलाएंगे। यही होती दार्शनिक विचारधारा। दर्शन शास्त्र क्या होता है? दर्शन, दर्शन माने देख करके, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देख करके जब आपके मन में अतरंग भावनाएं और अतरंग प्रश्न या क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है और कब तक रहेगा, कहाँ से आया है, इस सारी डिटेल जानने का प्रयास करते हैं, तब आप एक दार्शनिक व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। अब ऐसा देख लिया कि भाई रिमोट है, टीवी चलती है, अब टीवी कैसे चलती है, क्यों चलती है, इससे किस लिए चलती है, क्या इसमें ऐसा लगा जिससे चलती है, और दूसरे रिमोट से क्यों नहीं चलती टीवी। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों को जब उस पर आप तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब आप एक दार्शनिक प्रवृत्ति के होंगे। तो प्लेटो कहते हैं कि एक राजा को हमेशा एक प्रकार से ऐसी मानसिकता का होना चाहिए जो किसी भी मुद्दे पर एक प्रकार से तर्कसम्मत तरीके से व्याख्या करे और हर एक मुद्दे को एक प्रकार से एक दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। तो कहते हैं किसी भी राज्य के शासक का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो कहता है आदर्श राज्य में राजा को निस्वार्थी होना चाहिए, यानी कि बिना स्वार्थ के वो गद्दी पर बैठे और जनता की सेवा करे। यह विशेषज्ञों का राज्य होता है। प्रोफेसर सेबाइन ने इस संदर्भ में कहा कि आदर्श राज्य वास्तव में आदर्श ही है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य की कल्पना है उसके बारे में इन्होंने बताया था। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति और राज्य में वही संबंध होता है जो व्यक्ति का उसके अंगों के साथ होता है। यानी कि जिस तरीके से व्यक्ति का उसके अंगों, जैसे मान लेते हैं हमारा हाथ है तो जितना संबंध हमारे शरीर का हमारे हाथ से है उतना ही संबंध एक प्रकार से एक राजा का उसके राज्य से होता है, उसकी जनता से होता है। जब इस तरीके का एक प्रकार से विद्वान होगा कोई, इस तरीके के राजा सोचेंगे कि भाई जितना हमारा अंग इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा हमारा राज्य इम्पोर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा एक प्रकार से हमारी प्रजा इम्पोर्टेंट है, तब वो एक प्रकार से राजा अच्छे तरीके से राज्य कर पाएगा, ऐसा प्लेटो बताता है। जो विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं वही विशेषताएं व्यक्ति में भी पाई जाती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए उसके अंग आवश्यक हैं उसी प्रकार राज्य के लिए व्यक्ति भी आवश्यक है। प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा इस तरीके से। पहला होता है शासक वर्ग, जो शासन करता है, जो राजा बनता है, शासक वर्ग। दूसरा है सैनिक वर्ग, जो रक्षा करते हैं। तीसरे उत्पादक वर्ग, जो कि पेट पालन के लिए काम करते हैं, ठीक है, व्यापार वगैरह करते हैं। शासक वर्ग जो होता है, जब दार्शनिक होंगे तभी आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही दार्शनिक राजा बनने का हकदार होता है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति लगातार 35 वर्षों तक या 35 साल तक पढ़े लिखे, वही एक प्रकार से दार्शनिक राजा बनने के हकदार होता है। मैक्सी महोदय के अनुसार, मैक्सी कहते हैं, मैक्सी बाद में आने वाले प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि प्लेटो ने ऐसे राज्य का निर्माण किया जिसमें तृष्णा प्रधान वर्ग मानव का पैर, शौर्य प्रधान वर्ग भुजाएं और विवेकपूर्ण वर्ग जो है उसके हृदय और सिर होते हैं, ठीक है। तो विवेकपूर्ण हृदय उसके सिर है मनुष्य के, जो राजा बनता है, ठीक है। प्रधान वर्ग भुजाएं, जो सेना होती है वो एक प्रकार से भुजाएं, शौर्य, और तीसरा प्रधान वर्ग जो है मानव है, जो कि एक प्रकार से उत्पादन करता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो वर्णाश्रम व्यवस्था रही कि ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहु राजान्यः कृता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। जो ये एक प्रकार से श्लोक है, इसमें ब्राह्मण लोगों को मुखमंडल से उत्पत्ति बताई गई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उदर के आसपास से या एक प्रकार से जंघों के आसपास से उत्पत्ति हुई वैश्यों की, और पैरों से हुई शूद्रों की। तो इसी तरीके से प्लेटो का भी कुछ कथन जो सेबाइन महोदय ने उसकी व्याख्या करी उस तरीके से बताई, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में मैंने आपको बताया, जिसके राजा एक प्रकार से दार्शनिक होने चाहिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है
छठा नंबर प्रश्न या पाँचवा नंबर प्रश्न, छठा प्रश्न है, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार दीजिए। तो तत्कालीन मान्यताओं का खंडन करते हुए अरिस्टोटल ने कहा कि केवल, देखिए अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, मैं आपको बता दूं ये एक दूसरे के शिष्य और चेले रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति मैं बता रहा हूँ सुकरात। सुकरात की अगर बात करूँ तो सुकरात जो थे उनके चेले थे कौन? प्लेटो। सुकरात के चेले कौन है भैया? प्लेटो। और प्लेटो के चेले कौन है? अरस्तु। ध्यान रखेंगे, पूरा गुरु शिष्य परंपरा ध्यान रखिएगा। तो सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन है? आप लोग जानते होंगे, उसका नाम सिकंदर। सिकंदर का नाम जानते हैं? अलेक्जेंडर सिकंदर, जो एक प्रकार से दुनिया जीतने के लिए चला था। वही सिकंदर, हाँ वही सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटे थे और चाणक्य जी एक प्रकार से जो है घनानंद के दरबार में रहते थे, तो घनानंद ने चाणक्य को भगा दिया था वहाँ से, मतलब उनके एक प्रकार से शासन से। तो घनानंद को जड़ से उजाड़ फेंकने का कसम खाई थी चाणक्य ने, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिल करके नंद वंश का विनाश किया। और उसके बाद में फिर इसका सेनापति सिकंदर का, चूँकि सिकंदर को यहाँ से, मतलब सिकंदर जो लौट गया था उसमें चाणक्य की बड़ी भूमिका थी। तो जब सिकंदर लौट जाता है यहाँ से, तो उसको पता चल गया था इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को कि ये एक प्रकार से ऐसे नहीं लौटे हैं, मतलब हमको ज़बरदस्ती यहाँ से, मतलब एक प्रकार से मूर्ख बना करके यहाँ से भेजा गया है। और वास्तव में कूटनीति का प्रयोग चाणक्य जी ने करके इसको यहाँ से भगा दिया था। ठीक है, तो चाणक्य उस समय के बड़े विद्वान आदमी थे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सिकंदर जो यहाँ से लौट गया था, तो सेल्यूकस निकेटर बाद में फिर आता है और युद्ध करता है चंद्रगुप्त मौर्य से, चूँकि उस समय मौर्य वंश का शासन चल रहा होता है। तो उस दौरान एक प्रकार से ये सिकंदर होता है। तो अरस्तु उसी समय के दौरान के हैं और विद्वान आदमी अरस्तु भी हैं। अरस्तु और चाणक्य की अगर बात की तो चाणक्य और अरस्तु एक प्रकार से एक समय के थोड़े, मतलब कि अरस्तु उनसे पहले के हैं चाणक्य से, लेकिन चाणक्य ने जो काम एक प्रकार से भारत में किया है वो और किसी ने नहीं किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये है अरस्तु जो कि चेले हैं प्लेटो के। तो प्लेटो का प्रभाव इन पर कुछ ना कुछ पड़ेगा। नागरिकता संबंधी विचार जो दिया है प्लेटो अरस्तु ने, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तत्कालीन मान्यताओं का खंडन करते हुए अरस्तु ने कहा कि केवल किसी राज्य में मात्र निवास करने से हम किसी को नागरिक नहीं मान सकते। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी देश में रहता है, उसकी सीमा के अंदर रहता है, तो हम उसको नागरिकता नहीं दे सकते, उसको सिविलाइजेशन की उसको एक प्रकार से सिविल नागरिक नहीं कह सकते। नागरिक वही होते हैं जो न्याय व्यवस्था और विधायिका के एक सदस्य के रूप में राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति या तो विधायिका यानी कानून बनाने में शामिल हों, या न्याय को लागू करवाने में शामिल हों, या फिर राज्य के कार्यों में भाग लेते हों, तो वही व्यक्ति नागरिक कहे जाएंगे। ऐसा अरस्तु का मानना था। अरस्तु ने कहा कि 4 ऐसी दशाएं होती हैं जो एक प्रकार से किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने में मदद करती हैं। पहली बात, राज्य के किसी स्थान पर निवास करने से मात्र नागरिकता नहीं मिल जाती है, क्योंकि राज्य में विदेशी और दास लोग भी निवास करते हैं। विदेशी यानी कुछ विदेश से लोग आते हैं जो व्यापार करने के उद्देश्य से या विद्या अध्ययन करने के पर्पज़ से। कुछ दास होते हैं जिनको पर युद्ध में जिनको जीता जाता है, तो उनके जो दास होते हैं वो दास होते कहलाते हैं। ठीक है, युद्ध में जो हारे एक प्रकार सैनिक होते हैं, तो वो राज्य के नागरिक नहीं कहे जाते हैं। अरस्तु ऐसा मानते हैं। दूसरी बात, अरस्तु कहते हैं कि किसी पर महाभियोग चलाने का अधिकार मिलने से हम उसे राज्य का नागरिक नहीं मान सकते। यानी किसी को अगर महाभियोग चलाने का अधिकार भी दे दिया गया है तो उसको भी हम राज्य का अधिकारी या राज्य का नागरिक नहीं मान सकते हैं। तीसरा बात, वो कहते हैं कि जिसके माता पिता राज्य के नागरिक नहीं हैं उसे कैसे राज्य का नागरिक माना जा सकता है। यानी कि अगर आपके माता या पिता में से कोई व्यक्ति नागरिक उस देश का नहीं तो आप उसको नागरिक नहीं कह सकते। ये अरस्तु का मानना था। चौथी बात, अरस्तु कहते हैं कि राज्य के निष्कासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को हम राज्य का नागरिक नहीं मान सकते। यानी कोई व्यक्ति जो राज्य से निष्कासित है और मताधिकार से वंचित है, मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार उसको नहीं है, तो फिर उसको हम राज्य का नागरिक नहीं मानेंगे। अरस्तु राज्य के नागरिकता को लेकर के 4 विचार देते हैं। आगे कहते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका में या के एक सदस्य के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति ही राज्य के नागरिक होते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रभु सत्ता यानी कि सॉवरेनिटी के अनिवार्य कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नागरिकता को लेकर के अरस्तु के विचार रहे हैं जो मैंने आपको बताए। आगे देखते हैं और भी प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने क्रांति के क्या अर्थ बताए हैं। तो अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार वर्तमान क्रांति से काफ़ी भिन्न हैं। वह यानी अरस्तु क्रांति को उस अर्थ में नहीं मानते हैं जिस अर्थ में हम क्रांति का अर्थ लेते हैं आजकल। हम 1789 की क्रांति यानी जो फ्रांस की क्रांति होती है उसको देखते हैं, उसको क्रांति कहते हैं। 1917 में जो बोल्शेविक की क्रांति यानी रूस की क्रांति हुई उसको हम देखते हैं।
1688 ईस्वी के आसपास जो इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं, उसको हम एक प्रकार से क्रांति कहते हैं, इससे अर्थ लगाते हैं। लेकिन अरस्तू जो है इससे अलग अर्थ लगाते हैं। अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ होता है संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन। अगर संविधान में कोई छोटा बड़ा परिवर्तन होता है तो वो एक क्रांति के रूप में अरस्तू उसको देखते हैं। यानी संविधान में होने वाला हर एक छोटा बड़ा परिवर्तन ही एक क्रांति का द्योतक है, ऐसा अरिस्टोटल महोदय कहते हैं, अरस्तू कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भैया, 7वां क्वेश्चन आ चुका है। राज जीवन के लिए अस्तित्व में आया है किंतु यह सदजीवन के लिए बना हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तू महोदय का है। तो इसको स्पष्ट करें। तो राज जीवन के लिए अस्तित्व में आया, बिल्कुल आया है, और सदजीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तू के इस कथन के बारे में अगर मैं बताऊं तो अरस्तू का कहना है कि राज्य का निर्माण जो हुआ है इसलिए नहीं हुआ है कि वह अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन सुविधा उपलब्ध कराए, बल्कि राज्य का निर्माण नागरिकों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाना होता है। यदि राज्य ऐसा नहीं कर सकता तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। राज्य का निर्माण जब हुआ था तो उसका उद्देश्य मात्र जीवन उपलब्ध करवाना था, लेकिन बाद में अच्छे जीवन के लिए राज्य का निर्माण माना गया। यानी कि एक राज्य का एक कर्तव्य होता है कि उसमें रह रहे निवासी कि रह रहे जो नागरिक होते हैं, उन नागरिकों का जो जीवन स्तर है या एक प्रकार से जो उनकी जीवन शैली है वो उच्च उठे, आगे बढ़े, वो एक प्रकार से। तो ये जो है अरिस्टोटल महोदय राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया, यानी राज्य को एक प्रकार से अच्छे जीवन के लिए ही बनाया गया है, और किंतु यह सदजीवन के लिए बना हुआ, सदजीवन कि और अच्छे उसको बढ़ाने के लिए ही बना हुआ है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है राज्य का, अगर वो सदजीवन के लिए काम नहीं कर पाता तो। आगे देखेंगे सिसरो बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं। चलें, सिसरो के समानता संबंधी विचारों को लिखिए। सिसरो महोदय की अगर बात किए तो रोमन दार्शनिक सिसरो हैं, रोम के दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, फिलोसोफर हैं। उनके समय में रोम में सरकार में निरंकुशता व्याप्त थी, यानी सरकार जो थी उस पर कोई अंकुश नहीं था, कोई दबाव नहीं था। हैं स्वतंत्र न सिर पे कोई, भाव ही मन ही करहि जो सोई, इस तरीके की सरकार थी। निरंकुशता होता है कि भाई कोई बाउंडेशन ही नहीं है, जो मन में आ रहा है वही कर रही सरकार। विपक्ष अगर अच्छा होता है, सरकारें अच्छा काम कभी कभी करती हैं, अब नहीं तो विपक्ष अगर नहीं होगा तो किसी मुद्दे पर कौन तर्क करेगा, कौन पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो। इसीलिए विपक्ष का होना भी ज़रूरी होता है और पक्ष का होना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो निरंकुशता आ जाती शासन में। यही कारण था कि रोम की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। जूलियस सीजर के साथ मिलकर के सिसरो ने, चूँकि जूलियस सीजर उस समय बड़े फेमस पर्सनालिटी व्यक्ति थे, ठीक है, तो उनके साथ मिलकर के सिसरो ने भी सरकार की निरंकुशता का विरोध किया। सिसरो का सिद्धांत समानता के साथ जुड़ा हुआ है, ये समानता को लेकर के बात करते हैं, और ये सिसरो जो है राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को मानते हैं। राज्य की व्याख्या करते हुए सिसरो ने लिखा कि राज्य उस जनसमूह की संपत्ति है जो बड़ी संख्या में पारस्परिक लाभ की इच्छा से कानून तथा अधिकारों के बारे में एक सामूहिक सहमति के द्वारा संगठित हो जाते हैं, ऐसा सिसरो बताते हैं। सिसरो का आगे कहना ये है कि प्रकृति ने जब सब मनुष्यों को बनाया तो उसमें बुद्धि और विवेक समान होते हैं, ऐसा एक प्रकार कि उनमें बुद्धि और विकास समान होते हैं। वे विद्वान भले ना हो लेकिन बुद्धि और विकास विवेक उनमें समान होते हैं। अब उस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति कैसे करता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वे विद्वान बनने की चेष्टा रखते हैं। सभी मानव जाति एक ही ईश्वर की संतान है। जिस प्रकार रोम के सभी नागरिक एक रोमन गणराज्य के अधीन रहते हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी नागरिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समूह होना चाहिए, ऐसा सिसरो कहते हैं कि सभी नागरिक समान हैं। चूँकि भगवान ने सभी को बनाया है तो फिर इसमें भेदभाव कैसा कि भाई तुमको ये अधिकार मिला हमको नहीं मिला, यानी सबको समान अधिकार की बात करते, समानता की बात करते हैं। विश्व के संपूर्ण देशों के नागरिक प्रकृति के द्वारा समान रूप से इस धरती पर आए हुए हैं, अतः सभी को एक राज्य के नागरिक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसा एक प्रकार से सिसरो कहते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ ही व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती थी जो एक प्रकार से राज्य के कार्यों में भाग लेते थे या राज्य में एक प्रकार से काम करते थे अच्छे तरीके से, उन्हीं को मिलती थी। सिसरो के अनुसार राज्य एक मानव साझेदारी का प्रतीक है जो संपूर्ण जनता की सामूहिक संपत्ति है, जिसकी सदस्यता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, और इसके अलावा राज्य सत्ता का प्रयोग जनहित में किया जाना चाहिए। नागरिकों का हित सर्वोच्च है, ऐसा मानते हैं सिसरो कि नागरिकों का हित हमेशा सर्वोच्च है। सभी एक ही मानव जाति के संतान हैं,
ईश्वर की संतान है। मानव में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं, सभी समान है। ईश्वर ने सबको समान अधिकार दे करके भेजा है, तो यहाँ पर क्यों हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इस बात को लेकर के सिसरो महोदय ने एक प्रकार से शासन सत्ता के विरुद्ध एक प्रकार से क्रांति और एक प्रकार से उसका विरोध किया। कहीं ना कहीं पे सिसरो ने बड़ा काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से सिसरो 9वां नंबर क्वेश्चन से सिसरो के कानून संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। सिसरो कानून को लेकर के सिसरो महोदय क्या कहते हैं, आइए उसको जानते हैं। तो सिसरो ने प्राकृतिक कानून की धारणा को स्वीकार किया है। इस संबंध में उनकी मान्यता है कि विश्व की सभी वस्तुओं में प्राकृतिक कानून व्याप्त है, यानी कि हर एक वस्तु में, हर एक चीज़ों में प्राकृतिक कानून जो है वो व्याप्त है। इसी आधार पर सामाजिक तथा राजनीतिक कानूनों का निर्माण होता है। सामाजिक और कानून का निर्माण किस आधार पर होता है, प्राकृतिक कानून के आधार पर। जो कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं होते हैं उसे कानून नहीं माना जाता है। यानी ऐसे कानून जो कि प्राकृतिक कानून के खिलाफ हैं या प्राकृतिक कानून का अनुसरण नहीं करते हैं वो प्राकृतिक कानून नहीं माने जा सकते, या वर्तमान कानून उसको नहीं माने जा सकते। यह कानून सभी चल और अचल संपत्तियों पर लागू होता है और समान रूप से। इसे सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, अपरिवर्तनशील जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, शाश्वत यानी हमेशा बना रहने वाला माना जाता है। यह अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा यानी मोटिवेशन प्रदान करता है ताकि लोग अच्छा काम करें, और बुरे कामों को करने से रोकता है कानून। ठीक है, यानी कि आप बुरे काम ना करें इसीलिए कानून का निर्माण किया जाता है, आप अच्छे काम करें इसीलिए कानून में एक प्रकार से सारी चीज़ें को व्यवस्था करी गई। कानून में जहाँ एक तरफ कानून की बात होती है वहीं दूसरी तरफ दंड की भी बात होती है। अगर दंड ना हो तो व्यक्ति गलत काम करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य 2 कानूनों के अधीन होता है। पहला है प्रथम कानून यानी प्राकृतिक, और दूसरा होता है राज्य के द्वारा जो निर्मित होता है, यानी जिसको आप मानव निर्मित कानून कहते हैं। प्राकृतिक कानून का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है, और राज्य के द्वारा निर्मित कानून का पालन व्यक्ति को उसी सीमा तक करना चाहिए जहाँ तक प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन राज्य का कानून नहीं करता है। यानी कोई ऐसा कानून अगर बना दिया गया राजा के द्वारा कि जो प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उस दौरान आपको वह कानून नहीं मानना चाहिए जो आपके प्राकृतिक अधिकारों का या प्राकृतिक कानून का हनन करता हो। ठीक है, ऐसा सिसरो महोदय कानून के बारे में कहते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है एक्विनास के राज्य संबंधी विचार क्या है। थॉमस एक्विनास की अगर बात की जाए तो बड़े विद्वान आदमी थे। इन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, नेशनल इक्वलिटी या नेशनल यूनिटी पर बहुत फोकस किया इन्होंने। उनके अनुसार राज्य जो है मतलब मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नगर राज्य में ना होकर के राष्ट्रीय राज्य में होती है। यानी एक राष्ट्रीय राज्य की कल्पना करने की बात करते हैं एक्विनास। राज्य के दीन दुखियों के लिए उचित साधन जुटाना और नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था करना ये मुख्य काम होता है एक राज्य का, एक देश का। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति एक ही उद्देश्य होता है दोनों का। उसने ईश्वर को सभी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का एकमात्र साधन माना है। यानी कि जो ईश्वर है वो सभी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का एकमात्र साधन है और ईश्वर के ही द्वारा सब चलायमान है। संत थॉमस एक्विनास ऐसा कहते हैं, जो कि ये भी एक प्रकार से संत ही हैं। ठीक है, जैसे भारत में साधु होते हैं ऐसे ही संत होते हैं विदेशों में, जिसको जैसे सेंट बोलते हैं, सेंट तो संत उसे लगता है। अरस्तु के द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण को एक्विनास ने आधार माना है। यानी एक्विनास अरस्तु के राज्य के जो वर्गीकरण है उसको अपना आधार मानते हैं। एक्विनास भी शासन व्यवस्था के 6 रूप के बारे में बताते हैं, और बताते हुए राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं कि राजतंत्र जो है सबसे अच्छी व्यवस्था है। एक्विनास के अनुसार जिस प्रकार शरीर पर मनुष्य का हृदय शासन करता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार पर एक ही शक्ति राज करती है, और वह शक्ति है ईश्वर। यानी ईश्वर ही एक प्रकार से सब जगह शासन करता है। राजतंत्र में शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था और समन्वय भली भांति स्थापित हो जाता है जब इस तरीके से कोई राजा शासन करता है। यानी कि जिस तरीके से शरीर में एक प्रकार से हृदय की भूमिका होती है, ऐसे ही एक राज्य में एक राजा की भूमिका होती है। ठीक है, एक मतलब ईश्वर की भूमिका होती है, मतलब राज्य में जो है राजा की भूमिका होती है और संपूर्ण संसार में ईश्वर की भूमिका होती है। ठीक है, एक्विनास का कहना है कि राजा का कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। उसका प्रथम कर्तव्य होता है सुख, समृद्धि, शांति और आदर्श का जीवन स्थापित करना, ताकि जनता में एक प्रकार से सुख, समृद्धि, शांति, आदर्श से फैले। एक और मतलब एकता और शांति की स्थापना करने के लिए प्रजा का जीवन सुखी चाहता है एक्विनास। ये कहता है कि भाई प्रजा का जीवन हमेशा सुखी होना चाहिए। इसके अलावा प्रजा से कानूनों का पालन करवाना चाहिए। इसके अलावा विदेशी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना, ये सब राजा के कर्तव्य बताए हैं थॉमस एक्विनास ने। अगला क्वेश्चन से 11-12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्विनास के प्राकृतिक कानून पर टिप्पणी कीजिए। एक्विनास के प्राकृतिक कानून क्या है?
देखिए, इक्विनास ने कानून को 4 भागों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून, यानी जो हमेशा से चले आ रहे हैं। दूसरे प्राकृतिक कानून, यानी नेचुरल कानून। तीसरे मानवीय, यानी मनुष्य ने जिसको बनाया है। और चौथे जो दैवीय कानून है, जो कि भगवान के द्वारा एक प्रकार से आए हैं। तो प्राकृतिक कानून जो है मनुष्य की प्राकृतिक अंतःवृत्ति का परिणाम होता है। अंतःवृत्ति के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने विवेक से भी प्राकृतिक कानून का पालन करता है। मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मनुष्य को पता होता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। प्राकृतिक कानून विश्व में अभिव्यक्त दैवीय विवेक है। यह मानव हृदय में उसी प्रकार अंकित है जिस प्रकार से पशु, वनस्पति और जड़ पदार्थ के अमानवीय जगत में, परंतु मनुष्य में इसका सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है। क्योंकि पौधे और पशु तो अचेतन रूप से कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य विवेक के साथ काम करता है। और प्राकृतिक कानून मनुष्य की उस आंतरिक प्रवृत्ति का नियमन करता है जिसके कारण से वह समाज में सुधार करता है, समाज में रहता है और अपने जीवन की रक्षा करता है। संतान की उत्पत्ति, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करता है तथा सत्य की प्राप्ति व बुद्धि का विकास करता है। तो ये होता है एक प्रकार से प्राकृतिक, शाश्वत और मानव निर्मित कानून, जो मैंने आपको बताए। 4 प्रकार के कानूनों के बारे में अगस्टाइन ने बताया। अगला क्वेश्चन अगस्टाइन थे कि एक्विनास थे? एक्विनास ने बताया है, ठीक है, एक्विनास, सन टॉमस एक्विनास। अब अगस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लें। अगस्टाइन कौन है भाई? अगस्टाइन की अगर बात करें तो अगस्टाइन के 2 राज्यों की अवधारणा दी इन्होंने। संत अगस्टाइन ने अपने ग्रंथ ईश्वर का राज, जिसमें सिटी ऑफ गॉड इनका एक रचना है, बड़ी फेमस है सिटी ऑफ गॉड, इसमें इन्होंने 2 राज्यों की अवधारणा दी है। और उनमें उनके अनुसार मनुष्य 2 राज्यों का नागरिक होता है। यही विचार रोम के प्रसिद्ध दार्शनिक सम्राट मार्कस ओरेलियस महोदय ने भी दिया था। प्रत्येक व्यक्ति 2 राज्यों का निवासी होता है, एक रोम का निवासी होता है और दूसरा विश्व का राज्य का, यानी कि एक विश्व राज्य है, वर्ल्ड स्टेट, और एक होता है रोम, यानी कि जिस देश में आप पैदा हुए वो। इस नैतिक धारणा को ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ईसा और ईसाई संतों ने कहा है कि संसार में मनुष्य एक निर्वासित या एक तीर्थयात्री की तरह होता है, क्योंकि उसका असली घर तो स्वर्ग में ही होता है। संत पौल भी कहते हैं इस बात को लेकर के, संत पौल कहते हैं कि जिस राज्य के हम निवासी हैं वह तो स्वर्ग में है। अगस्टाइन के अनुसार वो कहते हैं कि इस पृथ्वी के राज्य आदम के पतन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। आदम का जब पतन हुआ तो एक प्रकार से ये पृथ्वी के राज्य सामने आए हैं। पतन से पूर्व मनुष्य स्वर्ग के राज्य में ही सुख शांति से निवास कर रहा था, यानी कि एक राज्य तो आप जिसमें रहते हैं वो, और दूसरा है विश्व राज्य, जिसमें मतलब स्वर्ग की बात वहाँ पर हो रही है, यानी कि स्वर्ग में, ठीक है। यानी कि जिस सत्ता से आप आए हैं उसका एक मात्र, ऐसे कि अपने यहाँ पर परमात्मा आत्मा की कल्पना है कि एक परमात्मा है, तो उसी परमात्मा से एक प्रकार से क्या हुआ है, उसी परमात्मा से एक प्रकार से उत्पत्ति हुई किसकी भाई? आत्मा की। और आत्मा एक प्रकार से, यानी एक पेड़ है परमात्मा और पेड़ के पत्ते हैं उसकी आत्मा, यानी कि उसमें ही विलीन हो जाना एक दिन, और उससे ही उत्पत्ति सारी चीज़ों को मानी गई। तो ये अगस्टाइन वगैरह कहते हैं। अगला क्वेश्चन से चर्च की सर्वोच्चता पर टिप्पणी करें। तो मध्य युग में धर्म का स्थान इतना प्रबल हो गया था कि राज सत्ता चर्च में केंद्रित हो गई थी, यानी कि कोई भी बात हो तो चर्च एक प्रकार से इसमें प्रभावी भूमिका निभाता था। चर्च एक प्रकार से, जैसे कि अपने यहाँ पर उतना ज़्यादा मंदिरों का प्रभाव नहीं रहा है कि मंदिर में जो कानून वगैरह बने तो वही कानून मानेंगे लोग, लेकिन चर्च में क्या था कि चर्च में जो चर्च में कानून कह दिया था वही का उसी का पालन होता था, ठीक है। और लोग एक प्रकार से जो है कहते हैं कि भाई मंदिरों से सारी चीज़ें बनी हैं। चर्च की सर्वोच्चता एक इस प्रकार से थी कि इतना ज़्यादा एक प्रकार से चीज़ें हो रही थी। आपको बताऊं कि अब क्या बताऊं, यहाँ पर मध्य युग में धर्म का स्थान इतना प्रबल हो गया था कि राज सत्ता चर्च में केंद्रित हो गई थी। राजा वगैरह सब चर्च के कहे सुने पे चलते थे। उसकी स्थिति धर्म सत्ता के शांति विभाग जैसी बन गई थी। धर्म एक जादू जैसा कार्य करने लगा था। परिणाम स्वरूप राजा चर्च के नियंत्रण में हो गया था। चर्च ने अपने समर्थन में 2 तलवारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। धार्मिक सत्ता की स्थापना में राजसत्ता पंगु हो गई थी, यानी राजसत्ता का कोई अस्तित्व अपने आप में बचा नहीं था। लेकिन 13वीं शताब्दी के तीसरे चरण में धार्मिक परिवर्तन हुआ और राजकीय सत्ता को पुनः समर्थन मिलने लगा, और इस तरीके से फिर राजसत्ता सुधार में आने लगी। लेकिन मध्य युग में धर्म पर एक प्रकार से धर्म के लोगों का बड़ा अधिकार हो गया था राजसत्ता पर। अगला क्वेश्चन है,
अच्छा, भारत में कभी नहीं देखा होगा किसी पंडित जी ने राजा को मार करके उनकी गद्दी पर बैठ लिया है? कभी सोचा है, कभी देखा आपने कि भाई जो है विश्वामित्र जी बड़े पावरफुल थे, विश्वामित्र जी ने राम जी को या वशिष्ठ जी ने राम जी को कभी एक प्रकार से कहा कि भाई मेरे को गद्दी चाहिए, दशरथ से कहा कि मेरे को गद्दी चाहिए? नहीं, सिखाते थे बस उतना ही काम जितना उनका था वर्णाश्रम के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे केवल भारत में ही मिलेंगी, विदेशों में आपको नहीं मिलेंगी। विदेशों के संत वगैरह हर चीज़ पे कब्जा करने की बात करते हैं, लेकिन आप देखते राज्य वगैरह जैसे कि अच्छा यहाँ के राजा लोग भी ऐसे थे, जैसे कि हरिश्चंद्र राजा अपने अयोध्या के राजा थे, उनको उनसे विश्वामित्र जी ने मांगा कि भाई हमको इतना चाहिए, परीक्षा लेनी थी, सारा कुछ राज दे दिया। तो ऐसे ऐसे दानी पड़े थे, यानी एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की चीज़ों को समझते थे, फीलिंग्स को जानते थे। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के लक्षण बताएं। तो मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ दो आंदोलनों से हुआ है। इन आंदोलनों को पुनर्जागरण या सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है विश्व इतिहास में। पुनर्जागरण आंदोलन यूनानी चिंतक की खोज था, जबकि धर्म सुधार आंदोलन रोमन चर्च में बुनियादी परिवर्तनों को जन्म दिया था। फ्लोरेंस उस समय सबसे बड़ा सभ्य नगर माना जाता था। मैकियावेली वहीं का निवासी था, फ्लोरेंस का, जिसे प्रथम आधुनिक विचारक माना जाता है। मैकियावेली को एक प्रकार से आधुनिक विचारक का दर्जा प्राप्त है और प्रथम वही व्यक्ति है। ठीक है, इस समय अरबों के माध्यम से पश्चिम का यूनानी दर्शन से परिचय हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तमाम सारे धर्म युद्ध का आयोजन हुआ और इस तरीके से धर्म में कई मतलब कि सत्ता में सुधार हुआ, आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। मैकियावेली एक प्रकार से आया। अच्छा, मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है और किसने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकियावेली को कुछ विद्वानों ने सनकी भी माना है, कुछ विद्वानों ने उसके प्रति सहानुभूति भी दिखाई है, कुछ विद्वान उसे युग के एक शिशु के रूप में मानते हैं। मैक्सी महोदय उसे युग पुरुष मानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने मैकियावेली को निम्न आधारों पर अपने युग का शिशु माना है। वो कौन कौन से आधार हैं? पहला आधार ये है, देखें, सेबाइन महोदय की अगर बात की जाए तो सेबाइन महोदय के अनुसार वो कहते हैं, सेबाइन महोदय, कि उस समय सभी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थीं। ऐसे समय में मैकियावेली एक स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक के रूप में सामने आया। दूसरे विद्वान हैं जोन्स। विलियम जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया। उसने धर्म को राजनीति से अलग करके एक नए युग की शुरुआत करी, ये था मैकियावेली। मैकियावेली विद्वान आदमी भी था और एक प्रकार से सुधारवादी आंदोलन में एक प्रकार से बड़ा इसने काम किया है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक, उसकी एक पुस्तक है द प्रिंस पुस्तक में शासक को निरंकुश बताया, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी और मतलब कि बहुरूपिया बताया है कि एक राजा जो होता है, प्रिंस पुस्तक में, द प्रिंस पुस्तक जो है उसमें राजा की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि राजा निरंकुश होता है, अत्याचारी है, विश्वासघाती होता है, कपटी, बहुरूपिया होता है राजा। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से एक नए राजा की कल्पना करने की बात करता है। और मैकियावेली वासना का शिशु था, इसको भी विद्वानों ने कहा कि ये वासना का भी शिशु था। तो कई आलोचनाएं हुई, कई एक प्रकार से प्रशंसा इसकी हुई, खंडन मंडन की प्रक्रिया इसको लेकर के चलती रही। किसी विद्वान ने कहा कि उसने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया और इसीलिए उसे राष्ट्रीयता का शिशु भी कहा जाता है। ठीक है, अगले विद्वानों ने कहा कि मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना है, उसके द्वारा निरंकुश एवं असीमित शक्ति का समर्थन किया गया है, जिसे बाद में सभी विचारकों ने स्वीकार भी किया कि जो इसने बताया था उसको, मैकियावेली ने। तो कुल मिलाकर के मैकियावेली एक प्रकार से अपने युग का शिशु भी था, अपने युग का महान शासक भी था और इसने मतलब इसको आधुनिक एक प्रकार से विचारक के दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आधुनिकता की जो शुरुआत होती है वो यहीं से शुरू होती है। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर टिप्पणी लिखी है। इसने धर्म और नैतिकता को लेकर के क्या कहा था? तो मैकियावेली पहला दार्शनिक था जिसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग करने की बात करी, क्योंकि इससे पहले धर्म और नैतिकता ये सब एक प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए शब्द हुआ करते थे, लेकिन धर्म और नागरिकता को अलग करने का काम जो किया, धर्म और नागरिकता को राजनीति से अलग करने का काम किया, वो मैकियावेली ने ही किया। वह राजनीति में धर्म के पड़ने वाले प्रभाव से परिचित था। उसने यह स्वीकार किया था कि शासक साध्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग कर सकता है, यानी कि जो शासक होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। मैकियावेली के अनुसार शासक स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही वह नैतिकता के किसी बंधन में बंधा हुआ है। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस के 59वें अध्याय में लिखा कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राजाओं और गणराज्यों की रक्षा के लिए विश्वासघात का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, उसने नैतिकता को दो भागों में बांटा है, ये बात आप ध्यान रखें। कौन कौन से भाग भैया? नैतिकता के दो भागों में पहला भाग है नैतिकता का जो उसने बांटा है
वो है व्यक्तिगत नैतिकता, जिसमें शासक के दृष्टिकोण को रखा जाता है, और दूसरी है जन नैतिकता, जिसमें जनता का कल्याण इसी में है और वह शासक के आदेशों का पालन करता है, ऐसा माना जाता है। तो ये दो प्रकार से नैतिकता के बारे में बताया मैकियावेली ने। ठीक है, मैकियावेली पहला विचारक ऐसा माना जाता है जिसने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उसके नैतिकता संबंधी विचारों का स्पष्ट दर्शन उसी के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता के में अंतर करने से हो जाता है। ठीक है, यानी जब एक प्रकार से आप उसमें अंतर करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती। कुल मिलाकर के मैकियावेली ऐसा विचारक है जो कि राजनीति से धर्म और नैतिकता को बिल्कुल अलग करने की बात करता है। ठीक है, धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने का कारण बताते हुए मैकियावेली ने कहा कि इससे क्या होता है, राज्य की सर्वोपरिता जो होती है वो बनी रहती है। तो राज्य की सर्वोपरिता कब बनी रहेगी, जब उसको नैतिकता और धर्म से अलग कर दिया जाएगा। राज्य अलग है, धर्म और नैतिकता अपने जगह पर है, दोनों को एक प्रकार से अलग करने की बात जो है मैकियावेली ही करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मैकियावेली से रिलेटेड। मैकियावेली ने आधुनिक राजनीतिक विचारक होने के कारण बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक विचारक होने के क्या कारण रहे। पहली बात तो ये कि ईश्वरीय या दैवीय विधियों के प्रति असहमति व्यक्त करता है मैकियावेली। दूसरी बात, व्यक्तिवाद के सिद्धांत का सूत्रपात्र किया इसने। तीसरी बात, सार्वभौमिकता का आविर्भाव हुआ इसके समय में। चौथी बात, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ। पांचवी बात, राज्य का प्रकृतिवादी सिद्धांत आया। छठी बात, सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। सातवीं बात, धर्म और नैतिकता को राज्य से अलग रखना एक प्रकार से इसका एक कारण, मतलब ये भी कारण रहा जो कि राजनीतिक विचारक आधुनिकता में माना गया इसको। इसके अलावा सामंतवाद का विरोध किया गया, राजतंत्र के साथ गणतंत्र की महत्ता को भी स्वीकार करना। ये सब एक प्रकार से ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक प्रकार से मैकियावेली की आधुनिक राजनीतिक विचारक होने के कारण में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कारणों को। आगे देखते हैं जॉन ऑस्टिन से बनने वाला प्रश्न। जॉन ऑस्टिन के विधि संबंधी विचार बताएं। विधि माने क्या होता है, विधि माने होता है कानून। ठीक है, तो जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के विधि शास्त्री थे, कानून के विद्वान थे, कानून के मर्मज्ञ थे। जिस प्रकार अन्य विद्वानों या अन्य विचारकों ने विधि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख विचारक रहे हैं जीन ऑस्टिन। उन्होंने कानून पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु का आदेश ही कानून होता है। क्या कहा उन्होंने, जो संप्रभु का आदेश है वही कानून है। संप्रभु क्या होता है, संप्रभुता मतलब होता है जो देश की एक प्रकार से विचार करने की क्षमता, या देश जो सोच रहा होता है, या देश आगे बढ़ने के लिए देश पर किसी प्रकार कोई बाउंडेशन ना हो, वो संप्रभुता वाली कंट्री होती है। तो क्या होता है, ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, यानी जो राज्य का अधिकार है या राज्य का जो आदेश है वही कानून होता है। राज्य में जो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के आदेशों का पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं होता है वही संप्रभु होता है। यानी कि प्रकार से राजा जो है, अगर राजा पर किसी का दबाव है तो वो संप्रभु नहीं है। राजा स्वतंत्र है और राजा पर किसी का दबाव नहीं तो वही संप्रभु है, और उसी संप्रभु का आदेश ही एक प्रकार से, चूँकि राजा संप्रभु है तो राजा का आदेश ही कानून है, ऐसा बताता है ये। ठीक है, क्या नाम है इसका, ऑस्टिन। वही संप्रभु होता है। राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, ये ऑस्टिन ने कहा। उसने संप्रभुता का विशेष महत्व बताया कि संप्रभुता जो है वो राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में संप्रभुता शामिल है। आदेश देने वाला सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति ही संप्रभु होता है, यानी राजा की बात यहाँ पर उन्होंने करी। ठीक है, कुल मिलाकर के राज्य के जो 4 तत्व होते हैं उनमें संप्रभुता एक है, संप्रभुता सबसे प्रमुख है। और इसके अलावा राज्य में और भी चीज़ें होती है, जैसे कि सबसे पहली बात भूमि होती है, निश्चित भूभाग होता है, भूमि हो गई। दूसरी उसमें जो सरकार होती है, और तीसरी उसमें जो जनता निवास कर रही वो होती है। तो जनता, सरकार और भूमि, ये 3 तो हो गई। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी, यानी कि एक प्रकार से ऐसी विशेषता या ऐसा गुण या ऐसी क्वालिटी जिस पर एक प्रकार से क्या हो, जो राज्य का मुखिया हो, देश का मुखिया हो। जैसे मान लेते हैं अभी अपना भारत देश है, अब भारत देश संप्रभु है। क्यों है संप्रभु, क्योंकि भारत का कोई विदेशी निर्णय या कोई भी मामला होता है तो उसमें हम अमेरिका से या रूस से पूछने नहीं आते कि भैया रूस साहब ही बताओ, अमेरिका वाले ही बताओ कि हमें का करी कि ना करी। यानी कि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। यानी कि जब हमारे ऊपर किसी दूसरे देश के जो बड़े अधिकारी होते या जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते किसी दूसरे देश के, उनका अधिकार होता है, जैसे ब्रिटेन की महारानी का अधिकार होता, तो हम संप्रभु नहीं होते। लेकिन हमारे विदेशी मामले और आंतरिक मामलों में हम खुद ही निर्णय लेते हैं, तो हम क्या हैं, संप्रभु हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गई चीज़ें। ये
संप्रभुता ये राज्य के अंग है, राज्य के 4 अंग हैं जिसको बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। बोंदा, जीन बोंदा के अनुसार संप्रभुता की सीमाएं बताएं। तो बोंदा ने संप्रभुता की 3 सीमाएं बताई हैं। पहली सीमा कौन सी है? ईश्वरीय सीमा, दूसरी है प्राकृतिक नियम और तीसरी है व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार। देखिए, ईश्वरीय सीमा और एवं प्राकृतिक नियम और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार, ये संप्रभुता के एक प्रकार से नियम है। चूँकि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार, ईश्वरीय संस्था, प्राकृतिक नियम, ये सब संप्रभुता की सीमाओं में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, अभी जीन बोधा के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि पितृसत्ता के विरोध में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचारों का उल्लेख कीजिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है ये एक प्रकार से पितृसत्ता की विरोधी हैं। ये नारीवादी विचारिका हैं। नारीवाद को लेकर के बड़ा काम किया इन्होंने, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। इन्होंने मतलब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की गई है। इनका मानना था कि इस पितृसत्तात्मक स्वरूप का कारण महिलाओं का सहनशील होना, यानी महिलाएं सहनशील है, महिलाएं सहती, इसीलिए उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा मैरी का मानना था। ठीक है, जो महिलाओं को समाज में आदर्श स्वरूप धारण किए जाने के कारण है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व होता है, इसीलिए सबके साथ समान नैतिक व्यवहार भी किया जाना चाहिए। मैरी का मानना था कि समाज में जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव या असमानता का व्यवहार ठीक नहीं है, जबकि महिलाओं में भी पुरुषों के समान ही प्रतिभा उपलब्ध होती है। महिलाएं भी एक प्रकार से हर काम को करने में सक्षम हैं, तो महिलाओं के साथ इतना भेदभाव समाज क्यों करता है, इस बात की विरोधी रही मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं और पुरुषों में जैविक अंतर के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, यानी कि केवल शारीरिक अंतर होता है महिलाओं में और पुरुषों में। चूँकि महिलाएं थोड़ी शारीरिक दृष्टि से थोड़ी कमज़ोर होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर होती हैं। अब ये मत सोचिएगा कि वैसे, चूँकि प्राकृतिक ढांचा ही ऐसा होता है कि भाई उसमें जो काम पुरुष कर पाएंगे वो महिलाएं शारीरिक हिसाब से नहीं कर पाएंगी। बाकी सारे कामों में अगर देखें, दिमागी मामलों में या निर्णय लेने में, मैनेजमेंट वगैरह में स्त्रियाँ बड़ी आगे काम कर रही हैं, लड़कियाँ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो महिलाओं और पुरुषों में मात्र जैविक अंतर है। इन्होंने कहा, स्टोनक्राफ्ट ने, मैरी ने, कि जैविक अंतर है, नहीं कि केवल शारीरिक अंतर है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। जबकि पुरुष समाज ने महिलाओं को सदैव ही हीन भावना से देखने का कार्य किया है। महिलाओं में पुरुषों के समान ही बौद्धिक गुण और तार्किकता समान रूप से पाई जाती है, परंतु अंतर इस बात का भी है कि पुरुष समाज ने महिलाओं को कभी भी आगे बढ़ने के अवसर और समान अधिकार उपलब्ध नहीं करवाए हैं, जिसके कारण से महिलाओं को काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं और उनको समाज में पुरुषों के मुकाबले हर क्षेत्र में वंचित रखा गया है। इसका घोर विरोध करती हैं ये मैरी मूलतः सुधारवादी हैं। ये सुधार करना चाहती हैं समाज में, इसीलिए पुरुष व महिलाओं के मध्य समानता के समर्थक हैं ये, ना कि पितृसत्तात्मक सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात करती हैं। ये नहीं कहती कि भाई जो एक प्रकार से पुरुषवादी विचारक हैं या जो पितृवादी सत्ता है उसको ख़त्म करें, बस अधिकार मिल जाए महिलाओं को जो अधिकार चाहिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट लैंगिक न्याय की बात करती है, यानी कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, लैंगिक आधार पर भेदभाव की विरोधी है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पुस्तकों में लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों का सफाया करके महिलाओं को पुरुष के समान प्रतियोगी बना करके बाधा दूर करना चाहती हैं। साथ ही समाज को यह विश्वास दिलाना चाहती है मैरी कि स्त्रियों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और कानूनी बाधाओं को दूर किया जा सकता है या दूर किया जाना चाहिए। इस तरीके की ये विचारिका रही हैं जो पितृसत्तात्मक सत्ता की विरोधी भी रही हैं, लेकिन विरोधी से ज़्यादा एक प्रकार से ये महिलाओं की समर्थक रही हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल तो एक प्रकार से समर्थन कम विरोध ज़्यादा करते हैं लोग, चूँकि फेमस होने के लिए। कुछ लोग हैं जो है जाति का ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई मैं इस जाति का फलाना हूँ, इस जाति का सरदार हूँ, उस जाति का सरदार हूँ। सरदार उदार कुछ नहीं होते हैं, वो दूसरी जाति का बस केवल विरोध करते हैं। आजकल तो फंडा है भाई, दूसरी जाति का विरोध करो, तीसरी जाति तुमको खुद ही उठा लेगी कि भाई ये तो हमारी जाति वाला है, उसको विरोध कर रहा है। ये गलत बात है बिल्कुल।
तो ऐसा नहीं कि भाई आप केवल विरोध ही कर रहे हैं, अपने का सपोर्ट भी करें ना। सबसे ज़रूरी है कि अपने का सपोर्ट करें। दूसरे का विरोध करने से आपकी जाति का फ़ायदा नहीं होगा। जब अपनी जाति का आप सपोर्ट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तब वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। या अपने लिंग के बारे में, अपने एक प्रकार से, जैसे आप महिला हो तो महिला का एक प्रकार से आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। आप ये ना सोचो कि पुरुष समाज को नीचे गिरा दिया जाए तो महिला ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। ये कौन सी बात हुई भाई, ये तो गड़बड़ बात हो गई ना। चले अगला क्वेश्चन से, महिलाओं के संदर्भ में सिमोन द वोवार, सिमोन द वोवार की बात की जाए तो ये एक प्रकार से ये महिला विचारिका हैं, फ्रांसीसी विचारिका हैं सिमोन डी वेवार। इनका जन्म 9 जनवरी 1908 को हुआ था, मृत्यु 14 अप्रैल 1986 को हुई थी। एक फ्रांसीसी लेखिका हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान हैं। स्त्री उपेक्षिता का जन्म एक प्रकार से, मतलब स्त्री उपेक्षिता यानी फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसी एक पुस्तक है, ली मतलब कि डिक्सियम सेक्स, जून 1949 में इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, ठीक है। सिमोन का जन्म जो है पेरिस में हुआ था, फ्रांस में पेरिस पड़ता है। लड़कियों के लिए बने कैथोलिक विद्यालय में उनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी। उनका कहना था कि स्त्री पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है। क्या कहा था इन्होंने, सिमोन ने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है। सिमोन का मानना था कि स्त्रियोचित गुण दरअसल समाज व परिवार के द्वारा लड़की में भरे जाते हैं, कि आप लड़की हो, आप ये हो, आप वो हो, तो उसके अंदर ही भरा जाता है कि आपको घूंघट में रहना है, आपको ये करना है, आपको ये वस्त्र पहनने हैं, आपको बाल बड़े रखने हैं, आपको मेकअप करना है, आपको ये करना है। पहले से लड़कियों को भरे जाते हैं कि भाई आपको यही करना, आप लड़की ही हो, ऐसा बताया जाता है। तो सिमोन ऐसी मानती कि स्त्रियोचित गुण जो होते दरअसल समाज व परिवार के द्वारा लड़की में ठूंसे जाते हैं, भरे जाते हैं कि भाई आप यही हो, आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि वह भी वैसे ही जन्म लेती है जैसे कि पुरुष, और उसमें सभी क्षमताएं, इच्छाएं, गुण होते हैं जो कि किसी लड़के में होती हैं। क्योंकि लड़के जैसा ही जन्म लड़कियों का होता है, तो फिर उसमें भी लड़कों जैसी इच्छाएं होंगी, लड़कों जैसी सोच होगी, लड़कों जैसी समझ होगी, तो फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, ये सिमोन कहती हैं। क्योंकि सिमोन भी एक प्रकार से ये नारीवादी विचारक रही हैं, ठीक है, और एक प्रकार से ये नारियों के अधिकार की मांग करती हैं और लगातार उसको लेकर के काम करती रही हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। प्रश्न, राजनीति में सक्रिय नागरिकता के संबंध में आरेन कौन है, हन्ना आरेंट या आरेन, ठीक है, हन्ना आरेंट, ये भी महिला विचारिका है, इनके विचार लिखें। हन्ना आरेन या हन्ना आरेंट राजनीति में सक्रिय नागरिकता की पक्षधर रही हैं और मानती हैं कि उसी से राजनीति का प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है वो बनाए रखा जा सकता है। उनके अनुसार सक्रिय नागरिकता के महत्व को 4 तरह से रेखांकित किया जा सकता है। पहला जी, एक प्रकार से यह भाषण और कृत्य के माध्यम से स्व को उद्घाटित करती हैं, ठीक है। दूसरी, यह अपने साथियों के साथ मिल करके कुछ नया बनाने की प्रक्रिया है जो प्रसन्नता प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा यह स्व अस्तित्व अस्मिता को स्थापित करती है और विश्व की वास्तविकता से सामना कराती है। और चौथी बात, यह महानता और दक्षता को प्रदर्शित करती है। तो इन 4 कारणों को विवेचित करते हुए हन्ना आरेन ने इतिहास के कई उदाहरणों से इसे स्पष्ट करती हैं। और पहले बिंदु के अंतर्गत वह एक प्रकार से सुकरात का उदाहरण देती है कि सोक्रेटिस जो थे, जिसने अपने सार्वजनिक क्षेत्र में निरंतर क्या किया, निरंतर संवाद को स्थापित कर स्व को प्रदर्शित किया और अपने साथी नागरिकों को भी ऐसा करने को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार से साथ मिलकर के नया कार्य करने की उत्सुकता को वह शक्ति की अवधारणा से जोड़ती हैं कि भाई शक्ति की अवधारणा साथ मिलकर के काम करने से होती है। अपनी पुस्तक ऑन रेवोल्यूशन, इनकी एक पुस्तक है ऑन रेवोल्यूशन, तो ऑन रेवोल्यूशन पुस्तक में वह आधुनिक युग के संदर्भ में 18वीं शताब्दियों की क्रांतियों को उदाहरणार्थ बताती हैं कि क्रांति में हिस्सा लेने वालों ने साथ मिलकर के एक नई परिघटना को जन्म दिया है और जो उनकी खुशी का कारण बनी है। इसी प्रकार वह यूनानी नगर राज्य में नागरिकों की सक्रियता को उस समय के नागरिकों की उत्कृष्टता और भव्यता से जोड़ती हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से हन्ना आरेंट, जो कि एक महिला विचारिका है और ये भी एक प्रकार से नारीवादी विचारक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है जीन बोंदा की अगर बात की जाए तो बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। तो बोंदा के अनुसार संप्रभुता वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य समुदाय से अलग करती है, पृथक करती है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।
प्रत्येक राज्य में एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह में विधियों का स्रोत होता है और संप्रभुता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष और अस्थायी शक्ति होती है। संप्रभुता मतलब एक प्रकार से कोई ऐसा देश, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी का अंकुश ना हो, कोई अधिकार ना हो किसी का, वो स्वतंत्र हो, बिल्कुल हैं स्वतंत्र, ना सिर पे कोई भाव है मने करे जो सोई, इस तरीके की विचारधारा निरंकुश, मतलब ये संप्रभुता होती है, नहीं एक राज्य के पास होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की अगर बात किया है तो थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीन ऐसे विद्वान हैं। रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, हॉब्स ने भी, और थॉमस मतलब कि जीन जैक्स रूसो ने, थॉमस हॉब्स ने और जॉन लॉक ने, इन तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया जो कि राज्य की उत्पत्ति के थे। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को ये लोग देते हैं। ठीक है, और बड़े ही विद्वान आदमी हैं। तो राज्य की उत्पत्ति जब नहीं हुई थी, उससे पहले समाज जो था उसी को प्राकृतिक अवस्था कहा इन्होंने, थॉमस हॉब्स ने। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, यानी कि जब समाज नहीं था, राज्य नहीं था, उससे पहले मनुष्य कैसे रहता था, ये हॉब्स उस बारे में विचार देते हैं। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना है कि ऐसा वहाँ पर राजा नहीं था पहले और अराजकता फैली हुई थी। उस समय मानव में उचित और अनुचित के निर्धारण की कोई क्षमता नहीं थी कि क्या उचित है क्या अनुचित है, मनुष्य जानता नहीं था। प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य जो था अपने से निर्बल व्यक्ति को मार पीट रहा था, उसकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार समाज में भय आतंक का माहौल लगातार बना हुआ था, अराजकता व्याप्त थी। अराजकता मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसमें राजा ना हो, जिसमें कोई नियम कायदा ना हो, ठीक है, ऐसे चलता रहे। इस अराजकता से बचने के लिए लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं, जिसमें घोषणा की गई कि हम अपने सभी अधिकार अमुक व्यक्ति को, यानी किसी एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अमुक माने कोई भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, कोई किसी भी व्यक्ति को या इस फलाने व्यक्ति को, हम जैसे फलाना होता है ऐसे अमुक होता है, तो अमुक व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी एक को राजा बनाएंगे, उस व्यक्ति को हम अपने सारे अधिकार समर्पित कर देंगे, बशर्ते तुम भी ऐसा करो। ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु को राजा बना करके भेजा और मनु प्रथम राजा एक प्रकार से पृथ्वी के हुए, ऐसा एक प्रकार से बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जॉन मतलब कि थॉमस हॉब्स। इस तरीके से जब ब्रह्मा ने समझौता किया, सामाजिक समझौता हुआ और एक राज्य की उत्पत्ति हुई, तो ये इन्होंने बताया। लाख का मानव स्वभाव कैसा था, यानी कि लाख की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मानव का स्वभाव कैसा था, राज्य नहीं था उससे पहले। तो लाख के अनुसार ये लाख विपरीत बताते हैं। थॉमस हॉब्स बताया कि अराजकता फैली थी, लेकिन लाख कहते हैं कि भाई अराजकता नहीं फैली थी, वहाँ पर लोग सही खुशी से रह रहे थे। लाख के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी नहीं होता है, उसमें उचित और अनुचित के निर्धारण की क्षमता होती थी। मनुष्य न्याय और विवेक के अनुसार कार्य कर रह सकता है, उसमें सहानुभूति, प्रेम और दया के गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते पाए जाते हैं। लाख का यह मानना था कि मनुष्य जो है हमेशा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, वे अक्सर सत्य नहीं बोलते हैं, परंतु उन्हें यह मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमेशा सत्य नहीं बोलते हैं। विवेक और ज्ञान मनुष्य को पशु से अलग करता है, क्योंकि अगर विवेक और ज्ञान को हटा दे तो मनुष्य भी पशु के समान हो जाएगा। जहाँ हॉब्स ने यह माना था कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं की मूल प्रेरणा स्रोत शरीर को सुख पहुँचाना होता है, वहीं लाख का यह विचार था कि मनुष्य जो है आत्मा की आवाज़ सुनता है और उसके अनुसार आचरण करता है कि भाई उसकी आत्मा क्या चाह रही है, और ये सदैव स्वार्थी नहीं होता मनुष्य, ठीक है, हमेशा स्वार्थ की बात नहीं करता, बल्कि उसमें परोपकार और त्याग की बलवती भावना भी मनुष्य में दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से यानी जो लाख का मानव है वो या प्राकृतिक अवस्था का मानव है, वो एक प्रकार झगड़ालू बिल्कुल भी नहीं है, वो अहंकारी बिल्कुल भी नहीं, वो एक प्रकार से न्याय की बात करता है, और वो एक प्रकार से स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जो इसकी प्राकृतिक अवस्था है किसकी, थॉमस हॉब्स की, वो कहता है कि भाई मनुष्य लड़ते भिड़ते थे और इस तरीके से समझौता हुआ तब हुआ। अगला क्वेश्चन है जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की 3 विशेषताएं बताएं। तो थॉमस हॉब्स के समान लॉक का नाम भी सामाजिक समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया। लॉक के समझौते की कई विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक ने कहा कि 2 समझौते हुए थे। कौन से? पहला समझौता हुआ था सामाजिक और दूसरा हुआ था राजनीतिक। सामाजिक समझौता मनुष्यों के बीच में हुआ था और राजनीतिक समझौता व्यक्तियों और शासक के यानी कि राजा के बीच में हुआ था। यानी एक समझौता हुआ था नागरिकों और नागरिकों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, और दूसरा हुआ था नागरिकों और राजा के बीच में। ठीक है, ये 2 समझौते हुए थे और इस कारण से राजत्व अस्तित्व में आया। दूसरी बात, व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण नहीं किया। राजा की आज्ञा का पालन जनता तभी तक करेगी जब तक वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यानी कि इस समझौते में कहा गया था कि एक प्रकार से व्यक्ति के सारे अधिकार राजा के पास नहीं हैं, यानी कुछ अधिकार जनता के पास भी हैं, और जनता जब चाहेगी, जब राजा एक प्रकार से निरंकुश हो जाएगा, शासक की आज्ञा का पालन करना जनता तभी तक करेगी जब तक राजा जो होगा वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, और नागरिकों के अधिकारों की जैसे खपन करने लगेगा राजा या नागरिकों के अधिकारों का हनन करेगा, तो राजा पर भी एक प्रकार से राजा को हटाने का काम जनता करेगी।
जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है, संपूर्ण राजतंत्र की बात नहीं करते हैं। जनता को शासक बदलने का अधिकार दिया इन्होंने, जॉन लॉक ने। जनता को क्रांति का भी अधिकार था, क्रांति भी शासक को बदलने का एक माध्यम हुआ करती थी, इस तरीके से जॉन लॉक बताते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट संप्रभुता सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं? तो कांट के अनुसार संप्रभुता जो है राज्य में किस प्रकार व्यक्त होती है और उसका प्रयोग किस प्रकार होता है। यदि एक व्यक्ति संप्रभु है तो एक तंत्र या राजतंत्र है। यदि अभिजन में एक प्रकार संप्रभुता है तो वह अभिजन तंत्र कहलाएगा। यदि संपूर्ण जनता में एक प्रकार से अगर संप्रभुता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, तो वो जनतंत्र कहलाएगा। संप्रभुता जो है विधिक और असीमित है, नैतिक नहीं है संप्रभुता, यानी कि मोरलिटी इसमें नहीं है, ये असीमित और विधिक कानूनी है। कांट के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बोंदा, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन ने संप्रभुता को आदेय माना है। इसके विपरीत कांट जो है उनका कहना है कि संप्रभुता देय है, क्योंकि जो लोग कानून का निर्माण करते हैं वे उसे लागू नहीं करते हैं। कानून बनाने और उसे लागू करवाने वाली शक्तियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं। क्योंकि जो कानून बनाता है, इसे संसद भवन में कानून बनता है, लेकिन कानून को लागू कौन करवाता है? पुलिस वगैरह लागू करवाते हैं, डीएम एसपी लागू करवाते हैं। तो कानून को बनाते कोई और हैं और लागू कोई और करवाता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होगा तो वहाँ निरंकुश तंत्र स्थापित हो जाएगा। इस तरीके से इमैनुअल कांट ने इनके सभी विचारों का, बोंदा, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन के विचारों का खंडन किया अपने विचार के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एडमंड बर्क के राजनीतिक विचार बताएं। एडमंड बर्क ने राजनीतिक सिद्धांत को नैतिक धरातल पर स्थापित किया है। उसने एक स्थान पर लिखा कि श्रेष्ठ राजनीतिक नैतिकता का बृहत रूप है, यानी कि जो अच्छी राजनीति होती है वही नैतिकता का एक बड़ा रूप माना जाता है। वह राजनीतिक जगत को ब्रह्मांड का एक अंग मानते हैं एडमंड बर्क। ब्रह्मांड में एक शाश्वत विधान है और वही विधान राजनीतिक संसार में भी व्यवस्था स्थापित करता है, ऐसा एडमंड बर्क का मानना है। जगत की शाश्वत व्यवस्था में राज्य एक निर्धारित स्थान है। राज्य का, राज्य प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों है, यानी राज्य प्रकृति के द्वारा भी बनाया गया है और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाया जा सकता है। राज्य उन अर्थों में प्राकृतिक नहीं है जिन अर्थों में अरस्तु ने माना है, उस अर्थ में कृत्रिम भी नहीं है जिस अर्थ में हाब्स ने माना है। यानी राज्य की उत्पत्ति का भी एक कारण ईश्वर है। राज्य एक वैधानिक व्यवस्था होने के से पूर्व एक ईश्वरीय व्यवस्था भी है, यानी राज्य एक प्रकार से ईश्वरीय भी है और मानव निर्मित भी है, ऐसा एडमंड बर्क मानते हैं। राज्य कुछ नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है और इसलिए व्यक्ति राज्य का सम्मान करते हैं। ठीक है, राजा का सम्मान करते हैं, राज्य का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित उद्देश्य को समाज में लेकर के आता है और इसी निश्चित उद्देश्यों पर आगे बढ़ता है। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेंथम, जेरेमी बेंथम। बेंथम का उपयोगितावाद बड़ा फेमस है। बेंथम एक प्रकार से कहते हैं कि उपयोगितावाद का इनके अर्थ है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि जितना व्यक्ति हो, सुखी व्यक्ति ही एक प्रकार से उपयोगितावाद, यानी जितना एक प्रकार से सुख मिले वही चीज़ें अच्छी, यानी जिससे आपको सुख मिलता है वो चीज़ें अच्छी हैं और जिससे आपको दुख मिलता है वो चीज़ें बुरी हैं। मनुष्य दो प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। कोई कार्य करता है, वह सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कोई काम करता है, यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सुख मिले और उसको दुख ना मिले, हर व्यक्ति चाहता है और इसीलिए वो काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो प्रवृत्तियां आती हैं, पहला सुख और दूसरा दुख। व्यक्ति सुख ही चाहते हैं, सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं, दुख से दूर रहना चाहते हैं हर व्यक्ति, दुख को कोई नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वही काम किया जाता है जिससे सुख की भावना होती है और प्रत्येक व्यक्ति वही काम करता है जिसमें ज़्यादा सुख होता है। मान लेते एक टॉफ़ी खाने में आपको इतना सुख मिलता है और एक जो है चॉकलेट खाने में इतना सुख मिलता है, तो आप सोचेंगे टॉफ़ी मिलेगी चॉकलेट, तो आप क्या खाएंगे? पहले चॉकलेट ही खाएंगे, क्योंकि चॉकलेट में ज़्यादा सुख मिलेगा, टॉफ़ी में उतना कम मिलेगा थोड़ा सा। तो इसीलिए हर व्यक्ति का एक प्रकार से वो अधिकतम एक प्रकार से सुख चाहता है और इसके कारण से वो हर एक काम को करने के लिए एक प्रकार से उसमें देखता है कि भाई किसमें सुख ज़्यादा मिलेगा। मनुष्य ऐसे कार्य से दूर रहते हैं जिससे दुख मिलता है या दुख की संभावना होती है, फिर भी मनुष्य को दुख मिलता है। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी होता है, वह अपना और अपने समाज दोनों का भला हमेशा चाहता है और हमेशा सुख की बात करता है। तो ये उपयोगितावाद का सिद्धांत है जेरेमी बेंथम का। ठीक है, जेरेमी बेंथम के ही शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उनकी अगर बात की जाए तो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, तो मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में करी है।
मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से अपनी पुस्तक की रचना करी, जिसके कारण से उनकी तुलना मिल्टन से करी जाती है। मिल्टन की एक पुस्तक है जॉन मिल्टन की, मतलब कि मिल्टन बड़े विद्वान आदमी थे, उनसे की जाती है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो रूप बताए, पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल बेसिकली अगर बात करें, मिल विचार और भाषण की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। किसकी? विचार व्यक्त करने की और भाषण यानी बोलने की स्वतंत्रता के पक्षधर है मिल। ठीक है। इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार सरकार या समाज के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं मतलब कि लगाया जाना चाहिए। ठीक है। जे.एस. मिल की अगर बात करें, देखिए जेम्स मिल और जे.एस. मिल दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो पुत्र थे। जे.एस. मिल किसके पुत्र हैं? जेम्स मिल के पुत्र हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए उपयोगितावाद अधिकतम मतलब उपयोगितावाद जो सिद्धांत है, चूँकि जर्मी बेंथम के चेले हैं ये। बेंथम के शिष्य कौन थे भैया? जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये बेंथम के शिष्य हैं और जेम्स मिल के पुत्र हैं। इन्होंने भी उपयोगितावाद के सिद्धांत को दिया। ठीक है। ये भी अधिकतम सुख की बात करते हैं। उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। मिल अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानते हैं। वह मानते हैं कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है, और जो भी कार्य सुख के विपरीत होता है वह गलत है। यानी जिस काम को करने में आपको सुख मिलता है वो सही है, और जिस काम को करने में आपको दुख मिलता है वही काम गलत है। ठीक है। सुख का अर्थ आनंद की प्राप्ति और दुख का अभाव यानी दुख की कमी होता है। दुख का अर्थ होता है पीड़ा या आनंद, मतलब पीड़ा। दुख का मतलब क्या होता है? पीड़ा यानी आनंद का अभाव, यानी कि अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो आप दुख की स्थिति में हो। इन विचारों के कारण से वह बेंथम का पक्का शिष्य माना जाता है। ठीक है। जे.एस. मिल ने लिखा कि सभी व्यक्ति जो होते हैं जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार मिल ने बेंथम के सुखवाद को भी स्वीकार किया। बेंथम के समान मिल ने भी व्यक्ति के ध्येय सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति माना, यानी कि हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि सुख मिले और दुख हटे, दुख भागे। परंतु आगे चल करके उसके उपयोगितावाद में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, और कहीं ना कहीं पे इनके जो बेंथम थे उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ करके बात करता है मतलब कि जे.एस. मिल। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के क्या विचार हैं? लास्की एक विद्वान आदमी है। इन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा उसके अधिकारों के साथ जुड़ी हुई ऐसा माना, इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों का सार है। क्या है? स्वतंत्रता अधिकारों का सार है। अगर अधिकार आपको मिलेंगे तो आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। जब आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके अधिकारों को आपको नहीं दिया जाता, तो आप समानता आपको नहीं मिलती, स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इस संबंध में लास्की के विचारों में परिवर्तन होता रहा है। प्रारंभ में बहुलवादी और बाद में मार्क्सवादी हो जाते हैं, फिर समाजवादी और बाद में लोकतंत्रवादी हो जाते हैं। यानी कि जो एक प्रकार से लास्की हैं, इनका एक प्रकार से एक विचारधारा में उतना मन नहीं रम सका। ये लगातार इनकी विचारधारा परिवर्तित होती रही। स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक होता है कि लगातार बदलाव। उन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। पहला व्यक्तिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के बीच में, मतलब व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो, यानी पर्सनल स्वतंत्रता। दूसरी होती राजनीतिक स्वतंत्रता, उसको मिले। तीसरी आर्थिक स्वतंत्रता। ये 3 स्वतंत्रता की बात करते हैं कौन? एक प्रकार से लास्की महोदय। अगला क्वेश्चन है, लास्की का बहुलवाद क्या है? लास्की का बहुलवाद ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ध्यान रखेंगे। लास्की की अगर बात की जाए, देखें, राज्य के दमनकारी शोषक स्वरूप के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। लास्की की विचारधारा ने एक सत्तात्मक राज्य के हाथों में असीमित शक्ति के केंद्रीकरण की विरुद्ध लोकतंत्र के हित में सत्ता के संघात्मक स्वरूप की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और राज्य की तुलना में समाज में कार्यरत अन्य समुदायों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इन्होंने लिंडसे, अर्नेस्ट वारकर, इन सभी बहुलवादियों ने स्वर में स्वर मिला करके लास्की के विचारों का समर्थन भी किया है, और समर्थन करते हुए कहा कि शक्ति का आधार संघीय होना चाहिए, क्योंकि समाज का ढांचा संघीय है तो संघीय शक्ति का आधार भी होना चाहिए। लास्की ने बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन निम्न आधारों पर किया, और वो आधार कौन कौन से हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला आधार, जिस आधार पर लास्की ने बहुलवाद की अवधारणा को एक्सेप्ट किया, वो था प्रत्येक समाज में रीति रिवाज होते हैं जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं, तो पहला। दूसरी बात, अपने दायित्व का निर्वहन मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तीसरी बात, अपनी निष्ठा की मांग करने से पहले राज्य को अपनी सत्ता का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। और चौथी बात, शक्ति का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। तो ये एक प्रकार से इन 4 आधारों पर उन्होंने बहुलवाद को एक प्रकार से स्वीकार किया और बहुलवाद को आगे बढ़ाया लास्की ने। अगला क्वेश्चन आ चुका, लास्की के द्वारा अधिकार की परिभाषा दें। लास्की ने अधिकार के बारे में क्या कहा?
अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जिसे अधिकार की संज्ञा दी जाती है, ऐसा लास्की कहते हैं। लास्की ने अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा कि अधिकार जो होता है वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां या वो सिचुएशंस होती हैं जिसके अभाव में या जिसकी कमी में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है। किसी भी राज्य को अच्छा या बुरा इस आधार पर जाना जाता है कि उसने अपने नागरिकों को कितने अधिकार दिए हैं। लास्की ने व्यक्ति के लिए कई अधिकार आवश्यक बताए हैं जो कि निम्नवत हैं। एक बात और आपको बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 5th सेमेस्टर की और इसके अलावा 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं और को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है ये। इस पर आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा और इसके अलावा 5th सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। तो देखिए ये आपका क्या प्रश्न था कि अधिकार के बारे में लास्की ने अधिकार के आवश्यक तत्व बताए हैं, जिनमें पहला है आपका शिक्षा का अधिकार। सबसे पहला अधिकार व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक अधिकार उसको मिलना चाहिए। तीसरा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी उसको बोलने की स्वतंत्रता हो, कहीं पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो। और चौथी बात संपत्ति का अधिकार, उसके पास संपत्ति का भी अधिकार हो। तो ये एक प्रकार से 4 आधार बताए हैं लास्की महोदय ने प्रत्येक व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। अगला प्रश्न है TH ग्रीन या थॉमस हिल ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य बताएं। तो ग्रीन राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं, सभी कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाएं ऐसा मानते हैं, वही कार्य राजा के द्वारा किया जाए जिसको नागरिक अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते, यानी ऐसा काम जो नागरिक लोग या जनता नहीं कर पा रही है उस काम को राजा को करना चाहिए, बाकी सारे काम जो नागरिक कर पा रहे हैं उसको नागरिकों को दे देना चाहिए, ऐसा मतलब ये ग्रीन कहते हैं। सद्जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन्हीं बाधाओं को दूर किया जाए। सद्जीवन के मार्ग में 3 बाधाएं मुख्य रूप से आती। पहली होती है अज्ञानता, दूसरी होती मद्यपान यानी कि जैसे गुटखा बीड़ी शराब ये सब पीना, निर्धनता यानी गरीबी। तो अज्ञानता यानी कि आप पढ़े लिखे ना हो, आप दारू शराब पीते हो, आप निर्धन हो, गरीब हो। ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रकार से सद्जीवन के मार्ग में 3 बाधाएं सामने आती हैं। शिक्षा की व्यवस्था करके अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, लेकिन यह कार्य केवल राज्य ही कर सकता है, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था करके। मद्यपान की व्यवस्था तो आप कर सकते हैं। निर्धनता भी एक प्रकार से व्यक्ति खुद ही दूर से कर सकता है मद्यपान, लेकिन अज्ञानता व्यक्ति मतलब मद्यपान, निर्धनता और ये अज्ञानता ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है दूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में बताएं। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति, तो द्वंद्वात्मक का अंग्रेजी में शब्द का मतलब क्या होता है? डायलैक्टिक। यूनानी भाषा के डायलेगी शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है वाद विवाद करना। हीगल वाद विवाद के स्तर से ऊपर उठ करके वाद प्रतिवाद और संवाद के स्तर तक ले जाते हैं। यानी कि पहले होता है वाद, पहले कोई विचारधारा होती है, फिर उस विचारधारा पर क्या होता है? प्रतिवाद, उसके विरोध में कोई विचारधारा आती है। पहले एक विचारधारा है, उस विचारधारा के विरोध में आई कोई व्यक्ति, विचारधारा तो होती है प्रतिवाद, तर्क हुआ, तर्क के बाद में क्या उत्पन्न होता है? संवाद उत्पन्न हो गया। तो इन यानी 3 चीज़, फिर संवाद के बाद में फिर कोई विचारधारा बनती, फिर उसकी विचारधारा का विरोध होता है, फिर तर्क होता है, फिर संवाद बनता। तो इस तरीके से वाद प्रतिवाद और संवाद का स्तर ये चक्र चलता रहता है। यही द्वंद्वात्मक पद्धति है, क्योंकि उनका कहना है कि मानव सभ्यता का विकास कभी एक सीधी रेखा में नहीं होता है। सभ्यता के इस विकास क्रम को समझाते हुए हीगल कहता है कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप होता है जो वाद के रूप में जाना जाता है। विकसित होने की प्रकृति के कारण से धीरे धीरे यह विकसित होकर के अपने निहित अंतर विरोधी के कारण से अपने विपरीत रूप को जन्म देता है, जो उसके प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये प्रतिवाद आता है। उसके बाद में विकास की प्रक्रिया बराबर जारी रहती है, लगातार चलता रहता है। फिर क्या होता है? प्रारंभ में इन दोनों रूपों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, यानी वाद और प्रतिवाद में फिर संघर्ष होता है, ठीक है। तर्कों पर खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती है, जिससे अंततः उसमें क्या होता है? समन्वय हो जाता है, संतुलन स्थापित हो जाता है और एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है जिसको संवाद के रूप में जानते हैं। तो यह संवाद, वाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप है। संवाद क्या है? वाद और प्रतिवाद दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है संवाद, ठीक है। और समन्वित रूप होने के कारण से इन दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वाद प्रतिवाद और संवाद की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है या द्वंद्ववाद है जो इन्होंने दिया, ठीक है, हीगल ने। अगले विद्वान है कार्ल मार्क्स। मार्क्स का राज्य संबंधी विचार बताएं। तो कार्ल मार्क्स ने राज्य को अनावश्यक माना है, यानी राज्य का कोई ज़रूरी नहीं माना। इन्होंने कहा कि राज्य जो है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो जब तक राज मतलब कि जब राज नहीं था तब समाज में वर्ग विभेद नहीं था। समाज जब 2 वर्गों में बट गया तो राज्य अस्तित्व में आ गया।
राज्य शोषण का यंत्र है, मतलब ये कहते हैं कि राज्य ही शोषण का यंत्र है, राज्य के द्वारा ही शोषण किया जाता है। इससे नागरिकों का शोषण समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा किया जाता है। राज्य पूंजीपतियों की संस्था है। राज्य के समाप्त होने के बाद में वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। ठीक है, इसके अलावा जिस पर सभी नागरिकों के हितों पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा ये मानते थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की कल्पना करना चाहते थे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी ये देते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें, कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बताएं। बढ़िया प्रश्न है। तो पहली विशेषता है चर्च की सर्वोपरिता थी, यानी अपनी चर्च जो है अपने फुल फॉर्म में था मध्ययुगीन राजनीति में। दूसरी बात, शरीर और आत्मा का सिद्धांत यहाँ पर खूब चल रहा था। तीसरी बात, सामूहिक जीवन प्रवृत्ति थी यहाँ पर। चौथी बात, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सभी छोटे छोटे टुकड़ों में सारी चीज़ें बटी हुई थी। इसके अलावा राज्य सत्ता पर नियंत्रण था, और इसके अलावा राजसत्ता पर किसका, चर्च का नियंत्रण था। प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत था यहाँ पर। सातवां पॉइंट ये था कि सार्वभौमिकतावाद यहाँ पर था। आठवीं बात ये कि राजतंत्रात्मक सरकार की प्रधानता यहाँ पर थी, यानी कि लोकतंत्र जैसी बात नहीं थी, राजतंत्र ही चल रहा था मध्ययुगीन राजनीति में। ये हर एक देश की मैं बात कर रहा हूँ, और खास करके विदेशों में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्लेटो और अरस्तु के विचारों में असमानता बताइए। देखिए, प्लेटो और अरस्तु वैसे तो एक दूसरे के गुरु चेले हैं, प्लेटो गुरु हैं और अरस्तु शिष्य हैं, लेकिन इन दोनों के विचारों में कहीं कहीं पर असमानता आपको दिखाई देती है। जैसे पहली बात, प्लेटो जो थे कल्पनावादी विचारक है, इमेजिनेशन करने के विचारक हैं, जबकि अरस्तु जो है यथार्थवादी यानी रियलिज्म है, यानी यथार्थवादी विचारक हैं अरस्तु और कल्पनावादी विचारक हैं प्लेटो। दूसरी बात, प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक पद्धति है, जबकि अरस्तु की पद्धति जो है आगमनात्मक है। तो आ से ध्यान रखेंगे, अरस्तु की पद्धति कौन सी है, आगमनात्मक है, और प्लेटो की पद्धति कैसी है, निगमनात्मक है। ठीक है, ये दोनों पद्धतियां हैं अध्ययन की विषय वस्तुओं की। तीसरी बात, प्लेटो जो है वो अतिमानव की खोज करता है, जबकि अरस्तु जो है अति विज्ञान की खोज करता है। तीसरी बात, प्लेटो जो है क्रांतिकारी है, अरस्तु रूढ़िवादी विचारक है। पांचवी बात है, प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता की बात करता है, जबकि अरस्तु कानून की संप्रभुता की बात करते हैं, यानी कि कानून सब सर्वप्रभु हो, कानून पर किसी कानून से ऊपर कोई ना हो, अरस्तु ऐसा मानते हैं। जबकि प्लेटो जो है दार्शनिक राजा की संप्रभुता, यानी दार्शनिक राजा जो है पढ़ा लिखा राजा ही संप्रभु है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ऐसा मानता प्लेटो। छठा अंतर ये कि प्लेटो जो है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक बताता है, जबकि अरस्तु जो है राजनीति और नीति शास्त्र दोनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, ये अंतर एक प्रकार से प्लेटो और अरस्तु में आप लिख पाएंगे। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे सभी लोग। प्रश्न, डिस्कोर्सेस पर टिप्पणी कीजिए। डिस्कोर्सेस एक पुस्तक है, डिस्कोर्सेस पर टिप्पणी कीजिए। तो डिस्कोर्सेस जो है मैकियावेली की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें गणतंत्रीय शासन विधानों के विकास तथा सार्वजनिक स्वतंत्रता के रक्षण हेतु आवश्यक उपायों पर प्रकाश डाला गया है। मैकियावेली का उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार प्राचीन साहित्य, कानून और चिकित्सा शास्त्र का पुनरुद्धार हो रहा था, वैसे ही प्राचीन काल से के शासक और राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन वर्तमान राजनीति में उसका उपयोग होना चाहिए। उसने अपने अनुभव और विचारों को पुष्ट करने वाले प्रमाणों उसने अपने अनुभव और विचारों को पुष्ट करने वाले प्रमाणों को प्राचीन साहित्य से ढूंढ करके अपना लेखन कार्य आरंभ किया। पीटर सेबिगियर के अनुसार अगर देखें तो डिस्कोर्सेस ऑन लिबी रोमन गणराज्य की संस्थाओं के उद्भव और विकास पर एक टीका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्कोर्सेस पुस्तक मैकियावेली की जो बड़ी फेमस पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र की अगर बात की तो बेसिकली ये एक प्रकार से कार्ल मार्क्स से संबंधित है। साम्यवादी घोषणा पत्र को एक प्रकार से इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स की रचना है। यह समस्त समाजवादी विचारों की खान मानी जाती है। यह सन 1848 ईस्वी की रचना है। कार्ल मार्क्स के विचारों को मौलिक नहीं कहा जा सकता। मैक्सी के अनुसार, मैक्सी एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि हम उसे द्वितीय श्रेणी का दार्शनिक नहीं कह सकते, ना ही उसे उसका महत्व कम होता है। मार्क्स ने इस पुस्तक में मजदूरों को संगठित होने के लिए कहा और कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा दिया, लेकिन उसका चिंतन आदर्शपरक है। C.L. बेपर के अनुसार मार्क्स ने सुंदर गुलाब के सपने तो देखे, लेकिन उन्होंने पौधे लगाने की ज़मीन तैयार नहीं की। यानी इन्होंने एक प्रकार से कल्पना तो बड़ी अच्छी कर ली, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर पाने में ये एक प्रकार से धराशायी हो गए कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या आ चुका है भैया, टू ट्रिटाइज
ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक जो है शासन पर 2 निबंध, इसका हिंदी मतलब होता है, जॉन लॉक की पुस्तक है और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पर उन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का जोरदार खंडन किया कि राजा को जो प्रकृति के द्वारा अधिकार मिले हैं वो एक प्रकार से वो जो अधिकार राजा को दैवीय मतलब कि भगवान ने कोई अधिकार नहीं दिया है। लॉक के ग्रंथ का उद्देश्य था निरंकुशतावाद का खंडन करना, यानी कि ऐसे राजा की जो कि एक प्रकार से बिना अंकुश के है, बिना मुद्दों के चल रहा है या बिना एक प्रकार से अंकुश के आगे बढ़ रहा है, बिना किसी के सुने अपने ही बारे में सोच रहा है, उसका उन्होंने खंडन किया। 1688 की रक्तहीन क्रांति से राजा विलियम को प्राप्त राज सत्ता जनता की सहमति पर आधारित थी। ठीक है। लॉक की यह पुस्तक यद्यपि 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुई, लेकिन प्रोफेसर पीटर ने अपने नवीनतम अनुसंधान में यह सिद्ध किया कि यह सन 1683 के पूर्व ही तैयार हो गया था। लिखने के 7 वर्ष बाद यह ग्रंथ इसलिए प्रकाशित हुआ कि लॉक को यह भय था कि स्टुअर्ट जो था शासक पुनः सिंहासन रूढ़ ना हो जाए, उन्हें दंड भोगना पड़ेगा अगर ऐसा होता तो इसलिए एक प्रकार से चीज़ें हुई। तो टू ट्राइड ऑन गवर्नमेंट ये बड़ी फेमस पुस्तक रही है। अगला क्वेश्चन है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक की अगर बात की जाए तो इसको J.S. मिल ने लिखा है, जेम्स मिल ने, मतलब J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑन लिबर्टी बड़ी फेमस पुस्तक है, ये विख्यात ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिख करके जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पत्नी को समर्पित किया था। इस पुस्तक में मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। बेंथमवादी उपयोगितावाद से उसका अलगाव 1859 ईस्वी में प्रकाशित ऑन लिबर्टी पुस्तक यानी स्वतंत्रता पुस्तक में अधिक देखा जा सकता है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से अपने ग्रंथ में की रचना करी थी। इस तरीके से ये ऑन लिबर्टी रचना फेमस हुई। अगली पुस्तक आपकी देखेंगे, प्रश्न है 6 लिबर्स डीली जो है रिपब्लिक्यू पर टिप्पणी कीजिए। तो बोंदा ने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या 1576 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 लिबर्स डीली रिपब्लिक इस पुस्तक में इन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, यानी कानून का जिस पर अंकुश नहीं होता उसी को संप्रभुता कहते हैं, ऐसा बोंदा ने कहा। अगला क्वेश्चन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है, इसके बारे में कुछ बताएं, इसकी व्याख्या करें। तो हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की शक्ति असीम है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य की कार्यनीति नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य अपने उत्कर्ष के लिए अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है और इस प्रकार हीगल राज्य को उपासना की प्रथम श्रेणी में रखता है। तो ये एक प्रकार से हीगल के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि उन्होंने कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, दास प्रथा पर अरस्तु के विचार बताएं। तो अरस्तु ने दास को संपत्ति माना है। ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है, ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार से वह दास भी रखता है। उत्पादन के लिए श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है जो जी तोड़ परिश्रम करता है, उन्हें दास की संज्ञा दी गई है। दासों की यह विशाल सेना राष्ट्रीय संपत्ति मानी गई है जिनके परिश्रम पर संपूर्ण देश निर्भर रहता है। दास पूरी तरह स्वामी का ही भक्त होता है। राजा और दास दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। दास एक सजीव संपत्ति है जिसे अरस्तु पारिवारिक संपत्ति भी मानता है। स्वामी के बिना दास और दास के बिना स्वामी का कभी भी भला नहीं हो सकता। दोनों का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अगर मिले रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, बस थोड़ा सा वीडियो और बचा है तो ध्यान से देखें। अगला प्रश्न, नारीवाद में परिवर्तनवादी विचारधारा कब आई? तो अमेरिकी महिला विचारक सुलामित फायरस्टोन ने तर्क दिया कि वर्तमान व्यवस्था में छुटपुट सुधारों के बल पर स्त्रियों में होने वाले अत्याचार की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आर्थिक परिवर्तन या आर्थिक शक्ति से भी स्त्रियों को कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। पूरा इतिहास नारी पर पुरुष के अत्याचार की कहानी ही है। स्त्रियों को एक जीव वैज्ञानिक तथ्य मानते हुए उन्हें बच्चा पैदा करने और उन्हें पालने की मशीन समझ लिया गया पुरुषों के द्वारा। लड़कों को अडिग, उदंड और दबंग बनने की शिक्षा दी जाती है, जबकि लड़कियों को ये बताया जाता है कि भाई आप आज्ञाकारी बनो, आप शर्माओ, दूसरों को देकर के दब्बू बनो, ऐसा सिखाया जाता है घर वालों के द्वारा। ठीक है। लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर, विधिवेत्ता यानी कानून के जानकार बनाने की प्रेरणा दी जाती है। लड़कियों को नर्स, सेक्रेटरी, गृहिणी, बैंक में नौकरी करने के लिए बोला जाता है। जो शुरू से ही परिवार और समाज बताता है। तो इसी का विरोध था। लड़के लड़कियों की ये भूमिकाएं आपस में बदली जा सकती हैं। स्त्री के शोषण का अंत तभी होगा जब लिंग पर आधारित श्रम विभाजन समाप्त होगा, ऐसा एक प्रकार से विद्वानों ने माना। तो ये एक प्रकार से नारीवादी विचारकों की एक प्रकार से बात रही। नारीवाद की क्या अवधारणा है?
तो आधुनिक समाज में अगर आप देखेंगे शताब्दी में, शताब्दी की सबसे बड़ी विशेषता रही है नारीवाद। स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना और उनको पुरुषों के समकक्ष लाना ही नारीवाद कहलाता है। नारीवाद की शुरुआत जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के ही अवधारणा के साथ मिल जाती है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है पहली बार। उदारवादी प्रक्रिया के अंतर्गत नारी के संबंध में सभी परंपरागत जो धारणाएं हैं और जो उसका खंडन करते हुए उन्हें पुरुषों के समकक्ष बताया गया है। महिलाएं अभी भी भयभीत हैं और वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लेकिन अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पुरुषों के समकक्ष आ गई हैं महिलाएं। सरकार उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लगातार उनके लिए नियम कायदे बन रहे हैं और उनके जो एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिला करके चल रही हैं महिलाएं। अगला क्वेश्चन है जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत के लक्षण बताएं। जॉन राल्स की अगर बात करें, न्याय के कई लक्षण उन्होंने बताए हैं। पहला लक्षण है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण होता है। क्या समाज का पहला सद्गुण न्याय होता है? दूसरी बात, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता बताई। तीसरी बात, सामाजिक न्याय से सरोकार करने के लिए बताया। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक बुद्धिवाद पर माइकल ऑक्सफोर्ड के विचार बताएं। माइकल ऑक्सफोर्ड ने अपनी पुस्तक राजनीति में बुद्धिवाद, इनकी पुस्तक है क्या? राजनीति में बुद्धिवाद। इस पुस्तक में इन्होंने ज्ञान के 2 प्रकार बताए। पहला, तकनीकी ज्ञान, यह ज्ञान नियमों के आधार पर बनता है, और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, जो इस ज्ञान को अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है बल्कि आचार विचार पर निर्भर करता है, तो ये ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना। तो ये माइकल ऑक्सफोर्ड के पुस्तक राजनीति में बुद्धिवाद में 2 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। तकनीकी ज्ञान नियमों पर आधारित होते हैं और व्यवहारिक ज्ञान जो होते हैं वो धारणाओं में नहीं होते, अवधारणाओं में नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से आचार विचार व्यवहार में एक प्रकार से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आप लोगों ने समझा इस तरीके के, मैंने आपको बहुत सारे लगभग बहुत सारे प्रश्नों को बताया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सभी गुड नाइट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।